वॉर होती क्या है? वॉर का परसेप्शन, जो कॉमन मैन्स परसेप्शन इज ड्रिवन एज यू सेड फ्रॉम हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। वॉर इज वेरी एक्साइटिंग फॉर दीज पीपल कि वॉर में टैंक्स चल रहे हैं, मशीन गन फायर हो रहा है, सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट एक डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, टक टक टक, एंड इट इज ऑल थ्रिल एंड एक्शन। इन रियलिटी वॉर इज वेरी बोरिंग, इट इज नॉट एट ऑल एक्साइटिंग। सबसे बड़ा फैक्टर है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर, जिसको हम बोलते हैं कि आगे पूरी धुंध होती है, हमें यही नहीं पता है कि आगे क्या है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। और वॉर में एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि वॉर में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो वॉर में शहीद हो जाते हैं, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, और दूसरे मेरे जैसे जो वॉर से जिंदा बच के आते हैं और दे हैव लॉट ऑफ टेल्स टू टेल, उनको बहुत कहानियाँ होती हैं वॉर की बताने के लिए। In this episode, we are going to celebrate the 25th anniversary of Operation Vijay, जिसको हम जनरली कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने कारगिल वॉर के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, जिनका नाम है कर्नल पीयूष अग्रवाल। वेलकम टू द क्यूरियस स्पॉट सर। थैंक यू लव। एंड आपने टाइम दिया हमें। और so what a beautiful day to be with you and talking about my experiences which I had undergone आज से करीब 25 साल पहले। एंड एक्सपीरियंसेस हमारे देश को भी पता है कि हमने एक बहुत खतरनाक युद्ध लड़ा था, वॉर, कारगिल वॉर, एंड दैट कल्मिनेटेड ऑन 26th of July 1999 and I was fortunate to be part of that war. सर डिटेल में तो मैं आपसे सारी बातें करूँगा ही कि ये वॉर में क्या हुआ, किन सिचुएशंस में आपने फाइट करी, लेकिन आपका हिस्ट्री क्या था, आप कैसे आर्मी में गए, ये सब मैं जानना। पर उससे पहले हम थोड़ा वॉर के बारे में जरूर बात करते हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वॉर होती क्या है। वॉर होती क्या है? वॉर, क्योंकि हम लोगों ने ना यूजुअली जो फिल्म्स में देखी है ना, एज ए सिविलियन हम लोग ये वहीं से देखते हैं, हमें नहीं पता कि रियल ग्राउंड पे क्या हो रहा है। क्या होता है कि वॉर का परसेप्शन, जो कॉमन मैन्स परसेप्शन इज ड्रिवन एज यू सेड फ्रॉम हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। वॉर इज वेरी एक्साइटिंग फॉर दीज पीपल कि वॉर में टैंक्स चल रहे हैं, मशीन गन फायर हो रहा है, सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट एक डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, टक 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 टक, एंड इट इज ऑल थ्रिल एंड एक्शन। एक्चुअली क्या होता है, वो पूरा का पूरा 2 या 2.5 या 3 घंटे की मूवी में कंप्रेस हो जाता है। इन रियलिटी वॉर इज वेरी बोरिंग, इट इज नॉट एट ऑल एक्साइटिंग। और वॉर जो होता है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर, जिसको हम बोलते हैं कि आगे पूरी धुंध होती है, हमें यही नहीं पता है कि आगे क्या है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। और वॉर में एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि वॉर में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो वॉर में शहीद हो जाते हैं, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, और दूसरे मेरे जैसे जो वॉर से जिंदा बच के आते हैं और दे हैव लॉट ऑफ टेल्स टू टेल, उनको बहुत कहानियाँ होती हैं वॉर की बताने के लिए। और ये भी मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी वॉर रिटर्न को छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो वॉर अपनी कहानियाँ बताने लगेगा, उसके पास इतनी कहानी का भंडार होता है कि हम यहाँ अगले 24 घंटे भी बात करते रहेंगे तो मेरा भंडार खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आई एम गोइंग टू रीलिव दैट मोमेंट विद यू टुडे। डेफिनेटली सर। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप बता रहे हैं वॉर के लिए, कारगिल वॉर थी, इस कारगिल वॉर का इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगा कि यार ये ऐसा कुछ हुआ है हमारे यहाँ पे, कुछ एनिमीज आए हैं? बिल्कुल। मैं अपना एक्सपीरियंस से शुरू करता हूँ, फिर हम बड़े लेवल पे जाते हैं कि नेशनल लेवल पे क्या हुआ था। वो तो सबको पब्लिक डोमेन में है ही। मेरी पोस्टिंग कश्मीर में थी। और उस टाइम पे एक जहाँ पर ये आपने अगर कारगिल वॉर के बारे में पढ़ा हो, 18 ग्रेनेडियर्स और ये सब, हमारे साथ मानस बल में एक 56 ब्रिगेड थी, हम साथ थे। और वहाँ पर उस टाइम पे टेररिज्म भयंकर पीक पर था। तो मैं राष्ट्रीय राइफल की एक यूनिट कमांड कर रहा था, और हमारा काम ही ये था कि आए दिन टेररिस्ट को मारना, और जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उनको अपने देश से मतलब खत्म करना। निकालना क्या, मार ही देना होता है उनको जनरली, कि दे डोंट डिजर्व टू लिव ऑन दिस अर्थ, जो आतंकवादी हैं। तो वो माहौल जरूर चल रहा था उस वक्त भयंकर तौर पर, और हमें तो सरप्राइज फैक्टर ने ले लिया। गलती हमारी भी थी, ये मैं बिल्कुल ठोक के कह रहा हूँ कि गलती हमारी भी थी कि हमने दुश्मन पर बिलीव किया और धोखा खाया। ये पहली बार हमारे देश के साथ नहीं हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स। हमें हमारा इतिहास खोल के देखें तो चाहे वो
चीन का युद्ध हो, चाहे 47, 48 हो, और पुराने युद्ध भी आप 47 के अंदर भी 48 वाला यही था, सब जगह हमारा जो जितने भी युद्ध हुए हैं हमने शायद पुराने युद्धों से नहीं सीखा और उस का खामियाजा चुकाना पड़ा, लॉट ऑफ ब्लड, यंग ब्लड। सो इस युद्ध में भी यही जो हमारे 527 यंग मैन डाइड वॉज बिकॉज ऑफ आर लिटिल केयरलेसनेस कहेंगे, या तो हम दुश्मन को तो क्रेडिट देंगे ही कि उन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया था। प्रथा ये थी कि वहाँ पर, और वो पुरानी प्रथा चली आ रही थी, ट्रेडिशन, कि भाई वहाँ जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं, ये कारगिल युद्ध, कारगिल एक तहसील होती थी 1947 में। ओके। और उसके बाद ये शहर बन गया, और ये पूरा ये करीब श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूर है। और ये युद्ध जो लड़ा गया था ये करीब 100 माइल्स 160 किलोमीटर की पहाड़ी श्रृंखला के साथ साथ लड़ा गया। ओके। और उसके साथ चलती थी एक नेशनल हाईवे 1 अल्फा 1DB उसको अभी बोलते हैं। अब आपने पता है कि लेह लद्दाख का जो रीजन है और उसके ऊपर है सियाचिन जी। लेह लद्दाख की जो लाइफ लाइन कहेंगे वो ये नेशनल हाईवे रोड नंबर 1A NH नेशनल हाईवे 1A थी। अब विंटर्स में वहाँ पर बर्फ पड़ जाती है भयंकर, तो सारी स्टॉकिंग जो विंटर्स के लिए होती है, सर्दियों के लिए, रसद, एम्युनिशन, पूरी स्टॉकिंग, लॉजिस्टिक्स हैपन्स ड्यूरिंग समर टाइम। तो ये रास्ता खुला रखना जरूरी है समर के टाइम पे। अब एक जो मैं बता रहा था ट्रेडिशन ये थी कि जो ऊंची पहाड़ियाँ थी वहाँ पर, ये पूरा हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है और 18 से 20 हज़ार पहाड़ियों की ऊंचाई है, जहाँ पर लोग माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे हमने युद्ध लड़ा था माउंटेनियरिंग एडवेंचर के लिए। आई थिंक सो शायद वर्ल्ड हाईएस्ट जो बैटलफील्ड है वो सियाचिन है, और ये भी इलाका वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल के नाम से जाना गया है कि इतनी ऊंचाई पर आज तक माउंटेन वॉरफेयर के अंदर, माउंटेन वॉरफेयर, टोटल माउंटेन वॉरफेयर, बिल्कुल। और वहाँ पर हर चीज हिल जाती है, हवाई जहाज भी हिल जाती है। हवाई जहाज के जो बॉम्ब्स भी जब गिरे थे तो क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कंडीशंस, वेदर कंडीशन, सारी जो मशीनें बनती हैं ना वो सब ग्राउंड लेवल के हिसाब से बनती हैं। वहाँ पे आपके टैंक्स नहीं चल सकते, आपकी तोपों की रेंज ऊट पटांग हो जाती है, तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चलती है, वहाँ तो परिंदा भी नहीं जाता, पेड़ भी नहीं उगता उस साइड पे, तो सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, वो है इंसान। उसके पास मजबूरी है, उसको तो जाना पड़ता है, बाकी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं चलती है उस इलाके में। तो ऑक्सीजन कम होती है, आप तो मतलब नॉर्मल केस में हम जाएंगे तो वहाँ वॉक भी नहीं कर सकते, ऑक्सीजन ही नहीं होती है इतनी ज़्यादा। टेम्परेचर्स आप मानेंगे कि वहाँ पे मई के महीने में जब ये युद्ध लड़ा गया तो टेम्परेचर -18 डिग्रीज नाइट में, दिन में टेम्परेचर -10 और रात में -18 और -20 तक हो जाता है माइनस। और वहाँ पे आप स्टिल बैठे हुए हो पूरी रात, पूरे दिन, कुछ भी नहीं होके, ना आप राशन खा रहे हो, ना आप मतलब राशन से मतलब आपका मील्स वगैरह भी, युद्ध में कौन मील्स की सोचेगा यार, खुद सोचो। तो उन कंडीशंस में उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद विजय प्राप्त की। नीचे से ऊपर दुश्मन हाइट पे बैठा हुआ है, तो मैं जैसे उस प्रथा की बात कर रहा था, तो हालत इस तरह के वहाँ पे प्रतिकूल इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट की वजह से, तो मैं आपको एक पिक्चर भी एक पे दिखा रहा हूँ जो आप शायद डालोगे। वहाँ पर दुश्मन एक नहीं दो होते हैं। एक तो आपका नॉन दुश्मन पाकिस्तानी है ही है, जिनको हमने हराया, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वहाँ का क्लाइमेट और टेरेन होता है, वेदर कंडीशंस, ये जो मैंने माइनस टेम्परेचर और इस तरह के, तो आपको इनसे भी लड़ना है, दुश्मन से भी लड़ना है। इन पहाड़ियों को हम समर्स में ऑक्युपाई करते थे और विंटर्स में वैकेट कर देते थे। ओके। तो एक ये वो थी कि भाई, और बीच बीच में आप पेट्रोल्स भेजते हो। पेट्रोल्स का मतलब आप एक टुकड़ी छोटी सी भेजते हो कि भाई चेक कराओ कि ठीक ठाक है। और वहाँ पर एक इस तरह का एक कंफर्टेबल अरेंजमेंट था। तो जब भी कोई कंफर्ट जोन में आता है तो कीमत तो चुकाएगा ही। चाहे हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि अगर आप सोचो कि भाई मैं बहुत कंफर्टेबल जॉब में हूँ, तो आप वहीं रहोगे और कहीं ना कहीं नुकसान होगा। यू हैव टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव योरसेल्फ। अभी आपने इस पूरे उसमें बताया कि पहली चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपने बोला हवाई जहाज भी हिल जाते हैं या बॉम्ब हिल जाते हैं, मतलब वो क्या होता है, थोड़ा सा आप बता सकते हो क्या है? मैं बताता हूँ। इस युद्ध में 26 मई 1999 26 मई 1999 को जब हमने
ये समझा कि अब तो युद्ध की शुरुआत हो गई थी 3 मई को ऑफिशियल। अच्छा। और ख़त्म हुई है 26 जुलाई को। मैंने बताया ना 2 महीने 3 हफ्ते 2 दिन, कैलकुलेट करोगे इतना ही बैठेगा। लेकिन इस युद्ध में हमने, क्या होता है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स का जब युद्ध होता है एक छोटे लेवल पे होता है, जब आप उसको युद्ध की कैटेगरी में डालते हो, वॉर की कैटेगरी में डालते हो, आप चाहते हो कि वो उसका वो लोकलाइज रहे, वो पूरे, क्योंकि अगर वेस्टर्न राजस्थान पंजाब में फैल जाएगा तो बहुत बड़ा युद्ध में तब्दील हो सकता था। तो हम चाह रहे थे कि वो लोकलाइज कश्मीर उसी कारगिल उसी 160 उसी जगह पर लोकलाइज रहे। और इस वजह से आप एयरफोर्स और तोपखाने का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन हमने 26 मई को विद रेस्ट्रिक्शंस कहा कि आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करो, थोड़ी एरियल फोटोग्राफी करो, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा। तो हमने वहाँ पे जो सर्विस में प्रेस की है 21 मिग 27 और हमारे कोटा के उसमें आपको पता ही है अजय आहूजा, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, उसकी कहानी हम थोड़ा सा अभी बाद में इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो जब उन्होंने अपने बम बरसाने शुरू किए, वो बम इफेक्टिव ही नहीं हो रहे थे, दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो मिग 21, अब मिराज 2000 वहाँ पे टेक ऑफ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके आसपास जो रनवेज थे वो मिराज 2000 के लायक नहीं थे, अवंतीपुर बेस या इस तरह के। बाद में ऑफकोर्स अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, अब तो चीज़ें काफ़ी डेवलप हो गई। अब तो 99 की बात कर रहे हैं, 25 साल पुरानी। उस वक्त थोड़ा सा माइंड सेट उस तरह का नहीं था। तो हमने सोचा एयरफोर्स को विद लिमिटेड, हमने ये युद्ध बड़े नियम कायदे से लड़ा था। यहाँ तक कि आर्मी को भी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको LOC बोलते हैं पर हम आर्मी की भाषा में LC बोलते हैं, उसको हमें पार करने की अनुमति नहीं थी। तो हम युद्ध करते थे 3 डायरेक्शन से कर सकते थे, चौथी डायरेक्शन जो LC की डायरेक्शन, आप पीछे से नहीं जा सकते, हम पीछे से जा ही नहीं सकते थे, लाइन ऑफ कंट्रोल तो पार ही नहीं कर सकते थे, ये नियम में था ही नहीं। और नहीं भी पार करने के बावजूद, ये करीब 26 मई की बात है, 26 मई को हुआ, 27 मई को हमारा उन्होंने हवाई जहाज शूट कर दिया, मिग 27 नचिकेत। तो उसने इजेक्ट किया, है ना, वो लैंड कर रहा था, पीछे से अपना इन्होंने देखा, अजय आहूजा जी ने, ये मिग 21 में थे। तो इन्होंने उसको बचाने के लिए कहा कि स्ट्रेट डाउन करूं। स्टिंगर मिसाइल, उनके पास तो पूरी तैयारी थी, वो पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। स्टिंगर मिसाइल होती है एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, पहाड़ियों के उन्होंने उनका हवाई जहाज ठोक दिया। उन्होंने मैसेज दिया रेडियो पे कि भाई आई हैव बीन हिट प्रॉब्ली इन माई टेल विद ए मिसाइल एंड आई एम इजेक्टिंग। सो वो इजेक्ट किया, उनको जैसे ही इजेक्ट किया, उन्होंने इजेक्ट मतलब वो एक तरीका होता है, वो आप पैराशूट से नीचे आ गए। लेकिन मैं इसमें सॉरी ब्रेक कर रहा हूँ, इसमें जब वो हिट हुआ तो आपको कमांड ऑफिस में ये इन्फॉर्म करना पड़ता है आई एम हिट एंड आई एम इजेक्टिंग। हाँ, इजेक्ट तो वो बताएगा ही ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ इजेक्ट, क्योंकि बाद में आपको वो जस्टिफाई भी करना है या नहीं भी करना है, जो भी, पर आपने रेडियो सेट पे आप कमांड तक इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने, और उन्होंने इजेक्ट किया, नीचे उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। और झूठ बोला पाकिस्तान ने कि उनको हवा में ही मार दिया, नहीं, उनको नीचे मारा गया, उनके स्कल में गोली लगी हुई थी, उनके चेस्ट में गोली लगी हुई थी और उनको टॉर्चर के निशान थे उनके शरीर पर। तो उनको पकड़ के लेकर बाद में मारा गया, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए टॉर्चर करके। पाकिस्तान इज नोन टू डू दिस थिंग। जैसे सौरभ कालिया का भी केस मैं बताऊंगा भी, कि जो हमारे ये जब आपने पूछा था शुरू में कि पता कैसे चला कि ये हुआ, तो उस पर हम जब करेंगे। नचिकेत लकीली बच गए थे, वो UN तक बात पहुंच गई और उनको 4-5 जून को उन्होंने अटारी पंजाब के रास्ते से वापस इंडिया में भेज दिया था। ये वही इंसिडेंट, उसी टाइप का इंसिडेंट है जो अभिनंदन के साथ हुआ था। बिल्कुल, अभिनंदन के साथ भी यही हुआ था कि उनका भी वो F-16 को चेस करते हुए मिग 21 से चले गए थे और F-16 को उन्होंने ठोक दिया। पर हमारा हवाई जहाज 60 साल पुराना, उनका हवाई जहाज नया हवाई जहाज, उसने R-73 मिसाइल ठोकी थी, बच गया, पिटाई हुई, लेकिन उसने अपने पैर पे खड़ा रहा। अभिनंदन इंसिडेंटली बिलोंग्स टू माय सेम स्क्वाड्रन। मैं NDA में, जैसे इंडिया स्क्वाड्रन मेरी थी, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी हम बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स मच जूनियर,
और उनकी मूछें और वो बड़े स्टाइल बन गए थे एक टाइम पे, और फिर उनको मीडिया में आने की वजह से उनको थोड़ा सा क्वाइट करना पड़ा अपने आप को कि ताकि मीडिया से दूर जाएं, तो इसलिए वो बिल्कुल आपको कहीं सोशल मीडिया में क्योंकि ही इज इन सर्विस। नहीं वो तो है ही सही, बट मुझको भी ऐसा लगता है ये सही है, क्या बताइएगा, कि उनके जो व्हाट्सएप, उस समय व्हाट्सएप और इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, तो वो जो वीडियोस जो इनिशियली उनको जो कैप्चर किया गया उस टाइम पे जो वीडियोस इन फेवर है ना, दैट्स वर्क इन फेवर, एग्जैक्टली। इंटरनेशनल सोसाइटी को ये पता लगा, सबको पता है ये। तो अगर वो व्हाट्सएप नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो उनका भी हाल वजह जैसा हो जाता, ही वुड हैव बीन दिस थिंग, क्योंकि पाकिस्तान छोड़ने वाला थोड़ी ना था। आप देखिए ना, कुलभूषण जाधव अभी भी उनके पास हैं, या अगर पाकिस्तान के पास बहुत सारा और, तो और हम थोड़ा सा और समय में पीछे चलते हैं, 1971 का युद्ध की बात करें, वैसे हम आज बातचीत कर रहे हैं 99 की। 1971 वॉर, वी हैड ए थंपिंग विक्ट्री। Yes, definitely. 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड टू इंडियन आर्मी। 93, इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई ऐसा युद्ध नहीं है कि 93, क्लोज टू 1 लाख। हमने पूरा इलाका जीत लिया था, एक नया देश तोड़ के बना दिया, और हमारे गैस करो मतलब 54 सोल्जर्स कैप्टिव थे उनके पास कैप्टिव थे, और वो आज भी वहीं पे हैं। उनमें से पता नहीं कितने मर चुके होंगे, और कुछ जो बूढ़े और जीवित होंगे आज भी पाकिस्तान की जेलों में हैं। सर उसमें से एक मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें एक थे 1971 के वॉर ऑफ प्रिजनर थे, और जिनके 11 महीने और कुछ टाइम वो वहाँ पे थे, और फिर वो रिलीज किया गया। नहीं, एक भी रिलीज नहीं हुआ है। दे आर पॉपुलरली कॉल्ड एज फॉरगॉटन 54। उन्होंने बहुत कोशिशें करी थी, उनके ऊपर मूवीज भी बनी है, मनोज वाजपेयी की मूवी बिल्कुल, पर वो पकड़े गए थे। और आज तक हमारी सरकारों को ये शर्म या अंदर से वो होना चाहिए कि हमने 93,000 हमारे पास उनके सोल्जर्स हैं। मतलब आप मान के चलो यार, सीधी सी बात करूं, मैंने तेरे से 93,000 रुपीज़ उधार लिए और तुमने मेरे से 54 लिए, तो मैं 93,000, मेरे पास निगोशिएटिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि सिंस आई हैव 90, मेरे पास 93,000 रुपीज़ या 93,000 सोल्जर्स, मैं तो रुपीज़ के टर्म में बता रहा हूँ सिंपल समझाने के उससे, पर ये सोल्जर्स से यार, ये कोई पैसे नहीं या कोई वो नहीं थे। आपने उनके सारे के सारे सोल्जर्स वापस कर दो, बिल्कुल कर दो, अपने तो ले लो यार, अपने तो लेने बनते हैं ना। आप कैसे आप भूल सकते हो उनको। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, 72 में सिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में। एग्रीमेंट से पहले कुछ बातचीतें और हुई थी, क्लोज डोर मीटिंग्स। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑन रिकॉर्ड गोज ऑन टू से दैट जितना हमने हारा, मैंने उतना 1 घंटे में टेबल के अक्रॉस जीत लिया वापस। मतलब पाकिस्तान ने जितना हारा था उस युद्ध में, उतना उसने कहा कि मैंने वापस जीत के ले आया हूँ टेबल के। तो हमने क्या किया, पीओके छोड़ दिया, वापस आ गए, जो कि आज भी हम कहते हैं पीओके। 1971 में पीओके हमने जीत लिया था काफी हद तक और वापस छोड़ा। 47-48 में, 65 में हम हाजी पीर पास तक चले गए थे। ये चीजें लोगों तक नहीं बताई जाती हैं, और ये लकीली आज आप मेरे से बात कर रहे हो तो कुछ लोगों तक तो जरूर ये पहुंचेंगी। मैं खुद से शॉक्ड हूं कि तो हमने पीओके जीतने के बाद काफी पोर्शन हमने उनको कहा कि वापस प्री 71 कंडीशन पे आ जाएंगे हम, जो लाइन प्री 71 वॉर की थी हमने वो ली। बांग्लादेश हमने नया देश बनाया, और बांग्लादेश बनाने में भी हमने कितनी बड़ी गलती करी। अगर आप बांग्लादेश भारत का नक्शा देखोगे, एक वहां पर है चिकन नेक बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हाँ है, जो सबसे छोटी जगह पे मात्र 23 किलोमीटर चौड़ा है। और अगर वो आपने कट कर दिया तो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 8 की 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कट ऑफ हो जाएंगी। तो उस वक्त अगर आपने एक नया देश बनाना था तो उसकी बाउंड्री अलाइनमेंट इस तरह से करनी चाहिए थी कि एटलीस्ट आपका चिकन नेक इतना छोटा ना हो, आप चाहे उनको और जगह इधर दे देते। और वैसे तो लॉजिकली 71 में तो आपने नया देश बनाया, 47 से पहले तो ये अपना ही इलाका तो था, अपना ही था, और क्या, डेफिनेटली। तो इस वजह से हमारे जो सेनाएं युद्ध करके जीतती हैं, कई बार हमारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लीडरशिप उसको, ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल लीडरशिप की है या फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिस तरीके से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं वहाँ पे शायद हमारे देश में ना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की कमी है। हायर लेवल पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब हम लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लगते हैं, जैसे चाइना या अमेरिकन या बहुत सारे देश
एक स्ट्रेटेजिकली अपने देश की सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। हम कई बार बहुत सारे हमारे डिसीजंस आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे, है ना, उसके विषय में हम एक लंबी चर्चा भी कर सकते हैं कि हमने स्ट्रेटेजिकली कितने डिसीजंस लिए हैं जो कि हमारे देश के हित में नहीं थे। आप काउंट कर सकते हो हजारों। आज भी आपको वो एग्जांपल्स दिखते हैं? बहुत सारे दिखते हैं आज भी एक एग्जांपल अगर हम बिल्कुल हट के बात करेंगे, ये अग्निवीर, हाँ। अग्निवीर की बात अगर करते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो कि ऑफ कोर्स आई होप दैट गवर्नमेंट विल हैंडल दीज थिंग्स। सर कुछ कमियां हैं या ये पॉलिसी पूरी गलत है? देखो, कोई भी पॉलिसी पूरी गलत या पूरी सही तो कभी होती नहीं है। अगर वही पॉलिसी को आप ट्वीक कर दो, ठीक कर दो, तो वो पॉलिसी ठीक हो जाती है। इंटेंशंस अच्छी थी। मेरा तो अभी भी यही मानना है, आप चाहे मेरे को ये माने कि यू आर फ्रॉम ट्रेडिशनल थॉट, पर मेरा ये मानना है मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मशीन। और ये हमेशा हर युद्ध में प्रूव हुआ है। अभी आप अभिनंदन जी की बात कर रहे थे, विंग कमांडर अभिनंदन, उनके पास भी तो मिग 21 एयरक्राफ्ट था जो कि 60 के दशक का हवाई जहाज था। और किस हवाई जहाज को मारा था? F-16 को मारा था। तो सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि कैपेबिलिटीज में कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर, डेफिनेटली सर, मिग 21 से। तो मैन बिहाइंड द मशीन। 71 वॉर, 65 वॉर, अब्दुल हमीद की बात करें, बैटल ऑफ बसंतर की बात करें, लोंगेवाला की बात करें, दुश्मन के पास पैटर्न टैंक्स थे, हमारे पास जो थे सेंचुरियन टैंक्स थे। 71 वॉर में एक बड़ा फेमस अरुण खेत्रपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट, 20 साल 21 साल की उम्र में उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। 11 टैंक उड़ाए थे सेंचुरियन पुराने टैंक से, दुश्मन के, जो कि उस वक्त पैटर्न टैंक, दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना गया था। पर ऐसा क्यों होता है कि इंडिया पाकिस्तान से हर एक्सपेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा है, भले वो फाइनेंशियली ग्राउंड पे लो, आप जियोग्राफिकली लो, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से लो, वर्ल्ड इंप्रेशन के तरीके से लो, उसके बाद भी हमारे पास जो गैजेट्स हैं वो आप मेरे को जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से 20 साल 30 साल 40 साल पुराने, और उनके पास अप टू डेट रहते हैं। तो क्या वो डिफेंस पे हमसे ज़्यादा खर्च कर रहा है क्या? नहीं, खर्च तो उनके जीडीपी का ज़्यादा होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि सिचुएशन चेंज हुई है पिछले 10 साल में, बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अब पाकिस्तान और हमारी कंपैरिजन करना ऑरेंज टू एप्पल्स वाला कंपैरिजन हो गया। okay. अब हम बात करते हैं चीन और इंडिया के पर्सपेक्टिव की, क्योंकि अब हमें ये श्योरिटी और पता है, क्योंकि हमने हमेशा से चीन की तरफ से एक स्क्रीन बना के रखा कि चीन की तरफ नहीं देखना, चीन कुछ भी करता रहे। तो हमने इवन मैं जब 80 के दशक में सेना में ज्वाइन किया था एज एन ऑफिसर, तो हमारी पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तान ओरिएंटेड थी। हमारी सारी एक्सरसाइज, हमारे सारे वॉर गेम्स, सारे दुश्मन जो था एक ही था कि पाकिस्तान से युद्ध होगा, चीन से तो हमारा हो ही नहीं सकता। और हम हमेशा ये सोचते थे कि हमने हमेशा से चीन को बिल्कुल ऐसा मान के चलते थे कि भाई 62 के बाद से कि चीन और हमारा तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, हम तो चीन से तो लड़ ही नहीं सकते। जैसे हम ये उस वक्त ये माइंडसेट हमारे साइकोलॉजी बिल्ड हो गई थी। यस, साइकोलॉजी नेचुरली, क्योंकि आपने चीन को तो बहुत एक ये माना कि चीन को कंटेन करना है, अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान के साथ होगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं कि माइंडसेट ये हुआ, ये माइंडसेट चेंज हुआ है पिछले 10 साल में। अब हम पाकिस्तान को तो मानते हैं कि युद्ध में हमारे साथ मतलब नहीं टिकेगा, और पाकिस्तान को तो एक तरह से अगर देखा भी जाए जो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में, तो यही मानेंगे कि वो भी पाकिस्तान का ही, पाकिस्तान मीन्स वो भी चाइना की एक आउटपोस्ट हो गया है ना। तो कि अगर पाकिस्तान के साथ भी युद्ध होगा तो हमें चाइना से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ना ही पड़ेगा। एक पुराने जो CDS थे उन्होंने कहा भी था कि 2.5 फ्रंट पे अगला युद्ध होगा। तो 2.5 फ्रंट की जो बात करी थी, तो 2 फ्रंट फेस, वो 2.5 फ्रंट की बात कर रहे हैं, 2.5 फ्रंट की बात करी थी उन्होंने। तो उन्होंने 2.5 फ्रंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। एक कहा था कि आपको पाकिस्तान से अगला युद्ध जो भी होगा पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ेगा, चीन के साथ लड़ना पड़ेगा, और आधा फ्रंट उन्होंने कहा था कि जो हमारे अंदर देश का इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आपको उस वक्त हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी हम पीछे जब वो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो किसी ने कहा भी था कि हम 5 लाख ये अगर कूच कर जाएं और चिकन नेक को काट दें, और इस तरह की बातें भी हुई थी। तो वहाँ पे आप याद करो 2.5 फ्रंट की जो बात हम करें, तो ये आधा फ्रंट वो फ्रंट है कि जो हमारे देश में हमने
पॉलिसीज़ की वजह से आपके देश में आराम से रोहिंग्या मुस्लिम्स आके रहते हैं, रोहिंग्यास जो कि म्यांमार, बांग्लादेश उनके ओरिजिन है। रोहिंग्यास ओरिजिनेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, शिफ्टेड टू रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार। बर्मा में, बर्मा बोलते थे उसको पहले, म्यांमार में रखाइन में थे। उन्होंने किक आउट कर दिया क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स कर रहे थे उनके लिए। पर अभी भी तो मणिपुर के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो ये भी म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पे मैंने देखा, और माइटेस के बीच में, तो वहाँ का भी मैंने एक फुटेज यूट्यूब पे देखा था कि आर्मी बहुत कामली उनको बोल रही कि भाई ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, ये कर रहे हो, ये गलत बात है। और ये मुझको देख के ऐसा लग रहा था कि एक सेकंड कश्मीर वाला सीन क्रिएट कर रहे हैं। होता है कश्मीर में भी इसी तरीके की तो चीजें होती मैं जब मैंने कश्मीर में 9 years थिक ऑफ टेररिज्म और वॉर भी देखी है, 9 साल बिताए हैं। और मेरे को श्रीनगर, उसके आसपास का इलाका, गांदरबल, बडगाम, ये पूरा इलाका पैरों से फुट पे चल चल के, और वो पूरे उनके गांव में, और राष्ट्र राइफल्स क्लब जैसे में, तो हमारा तो पूरा ही ये काम ये था कि, और वो भी 90s के दशक में जब पीक पे टेररिज्म था। और हमारे देश की पॉलिसी भी बड़ी अजीब होती थी। एक तरफ तो हम हुर्रियत वालों को पैसा देते थे, उनको पालते थे, और दूसरी तरफ हम टेररिस्ट से भी लड़ रहे होते थे। तो मतलब सेना टेररिस्ट से लड़ रही है और आप पैसे देके उन्हीं के एक इकोसिस्टम बना रखा था पूरा। तो बहुत लकीली 370 खत्म होने के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो जहाँ 20-30 साल तक 87 के बाद से टेररिज्म शुरू हुआ, आतंकवाद, टाइम लगेगा, होते हैं अभी भी। और ये इसको मैं कहूँगा कि इट इज़ अ सिग्नल ऑफ छटपटाहट, एक फ्रस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज चाइना कि कुछ करो यार। ये अगर 370 में कामयाब हो गए और ये कश्मीर नॉर्मल हो गया तो वो कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बट सर मतलब आप अभी जैसे रिसेंटली में जो इंसिडेंट्स हुए जम्मू, बड़े सैड हुए, बहुत सैड। पहले तो ये कश्मीर में था, अब ये जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गया पूरा का कहीं पे भी होगा। टेररिज्म जो होता है ना, तो वो टेरिटरी चेंज कर रहे हैं अपनी पूरी, टेरिटरी चेंज करेंगे क्योंकि टेररिज्म को माना, टेररिज्म एक तरह का सीम, जो सच्चाई है टेररिज्म की है कि इट हैज़ नो बाउंड्रीज, इट इज सीमलेस। तो अगर आपने टेररिज्म, जैसे आप बैलून में पानी भरेंगे और एक तरफ से आप प्रेशर डालेंगे तो पानी दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये हमेशा से ही ये होता है कि जहाँ पे भी आप थोड़ा सा उनको आप पुश आउट करेंगे तो वो दूसरी जगह पे जाकर, जहाँ पर है, तो कहना ये कि भाई अब वो रियासी और जम्मू की तरफ आ गए हैं, पुलवामा, पठानकोट साइड में भी उन्होंने अटैक्स किए हैं पीछे। तो ये टेररिज्म जो समझते हैं उनको पता है कि अगर कहीं पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो दूसरी जगह पर वो मूव आउट करेंगे, ये फॉर श्योर है। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मतलब मैं एक लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता, बिल्कुल हाँ, कि एक पर्टिकुलर एरिया में पुश करके उनको वहीं पे रोक दिया जाए और वहीं से सारी चीज़ों को, जिससे अब जैसे ये जो अटैक्स हुआ, अब इसमें लास्ट जो मुझे याद है उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। हाँ बिल्कुल, जो अभी हुआ है ना। हाँ, हम लिए ठीक है, हम बुरा मानते हैं, अरे यार नहीं होना चाहिए था एज ए सिविलियन, एंड लाइफ गोज ऑन, है ना, वो चले हो। लेकिन जिनका बेटा गया है, जिनका भाई गया है, जिनके फादर की डेथ हुई है, वो आप कभी लाइफ में रिकवर नहीं कर सकते। नेवर गो ऑन फॉर देम, लाइफ विल नेवर बी एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल कभी नहीं हो सकता। कैसे आप उसको रिकवर करो? मैं पूरे ये बहुत देखे, हम तो सेना में रहे हैं, एज हर लेवल पे जब आपके साथ वाला कोई चला जाता है, कोई जवान आपके कमांड में चला जाता है, उस वक्त आप जाते हो, उसके परिवार से मिलते हो, है ना। पैसा कितना भी दो, पैसा कैन नेवर रिप्लेस द लाइफ, पर्टिकुलर पर्सन आप नहीं ला पाओगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल है। और सैल्यूट टू ऑल द मार्टियर्स। और मैं इसलिए कहता हूँ, मेरा एक मैसेज भी जाता है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि हम लोग छुट्टियों में, समर ब्रेक होती है, घूमने जाते हैं, शिमला जाते हैं, गोवा जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, बहुत जगह हम घूम घाम के आते हैं, एंजॉय करते हैं। और आजकल तो फॉरेन में भी जाते हैं, वियतनाम जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं। पर मेरा सबसे यूथ को एक मैसेज कह लीजिए या रिक्वेस्ट कह लीजिए कि आप जब कहीं घूमने जाएं ना, तो एक अपने एजेंडे में, जैसे आप दिल्ली भी अगर जा रहे हैं तो नेशनल वॉर मेमोरियल पे ज़रूर जाएं। जिस भी शहर में जा रहे हैं, अगर वहाँ का वॉर मेमोरियल है, जैसे हमारे शहर में भी है, तो वहाँ पर ज़रूर वॉर मेमोरियल पर जाकर 10-15 मिनट ज़रूर बिताएं। किसी भी शहर में देखें कि कितने लोगों ने आपके देश के लिए, जो हम ये
ब्रीथ कर रहे हैं अच्छी फ्रेश एयर, हम कुछ भी कर पा रहे हैं 24/7 बिल्कुल बिना टेंशन के लिए। वो 24/7 हम इसलिए कर पा रहे हैं कि कोई 24/7/365 हमारे बॉर्डर्स गार्ड कर रहा है, कोई खड़ा है हर वेदर कंडीशन में खड़ा हुआ है वहाँ पर। दैट इज़ द पॉइंट सर कि मतलब हमारी गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 10 साल में मतलब पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट को ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कंसर्न हमारा नॉन पॉलिटिकल डिस्कशन है, बिल्कुल सीधी सी बात है। हाँ, तो मैं इस चीज़ पे कंसर्न, और ये चीज़ मेरे थॉट में है पर्सनली कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी जैसे जो टेरिटरी ये हो रही है, सॉरी, उनको कन्फाइन कर दिया जाए, हाँ, उनको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेके और वहाँ पे उनको डिस्पोज किया जाए, जाके अब वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं। जैसे पहले हम सुन रहे थे कि कश्मीर में है, अब वो कश्मीर से एक पर्टिकुलर रीजन में आ गया था। एक्चुअली क्या है कि टेररिस्ट के पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन है? ही कैन चूज द प्लेस वेयर टू अटैक, ही कैन चूज द टाइम टू अटैक, एंड ही कैन चूज द टारगेट टू अटैक। ही इज ऑलवेज प्रोएक्टिव, हमें रिएक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि आप टेररिस्ट जो है उसके पास पूरी चॉइस है कि कहाँ जाना है, किस वक्त किस पे अटैक करना है, किस वक्त किसको मारना है। सो एज आई सेड, टेररिस्ट हैव दिस चॉइस। सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ता है, और हमारा देश का टेरेन, इलाका, पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि आप बहुत जल्दी पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो। तो ये चैलेंज, मेजर चैलेंज आता है। और आप देखिए, वी आर 1.4 बिलियन, यस सर, एंड हमारी सेनाएं कुल कितनी है? 1.1, और सबको मिला लो तो 1.4 मिलियन। दैट मीन्स 1 in 1000, मतलब 1000 लोगों के बीच में एक सोल्जर है सिर्फ। और उसमें भी अभी आजकल जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम इक्विपमेंट पे तो बहुत जोर दे रहे हैं कि हमारा इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा वर्ल्ड क्लास खुद बनाने लगे हैं, क्योंकि हम पहले अपना खुद बनाते ही नहीं थे, कोशिश ही नहीं करते थे, और कुछ पॉलिसीज इस तरह की थी कि हमें हर चीज़ इंपोर्ट करते थे। जब मैं सेना में सर्विस करता था तो हमारा 70-80%, 90% तक सारी चीज़ें इंपोर्टेड आती थी, बूट से लेके वैसलीन तक, हम अब बनाते ही नहीं थे। लेकिन आज देश की पॉलिसी है कि आप अपना सामान खुद बनाओगे भाई। हमारी कंपनीज हैं, सक्षम हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप HAL देखो, तेजस 1A देखो, प्रचंड हवाई हेलीकॉप्टर देखो, मिसाइल सिस्टम्स देखो, टैंक्स देखो, जोरावर टैंक अभी हमारे को मिला है, एक राइफल भी तो अभी स्नाइपर राइफल, बहुत सारी चीज़ें बनी है। बिल्कुल, यू आर राइट, आपने काफ़ी इसमें रिसर्च करी है सर, मैं पढ़ता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। वेरी नाइस। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इतनी अच्छी बन के आई हैं और आ रही हैं इतनी पाइपलाइन में। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन, सब खुद बना रहे हैं। पहले हमें अपने लोगों पे भरोसा ही नहीं था कि हमारे लोग भी बना सकते हैं उस वर्ल्ड क्लास चीज़ को, तो हम इंपोर्टेड करते थे, उनका विदेशी कचड़ा ले लेते थे कई बार। तो कचड़े से कहने का मतलब है कि नॉट वेरी गुड स्टैंडर्ड। उन लोगों का पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते थे जो उनके सेकंड हैंड खरीदते थे। डेफिनेटली सर। और आज हम वर्ल्ड क्लास चीज़ बना रहे हैं, पर वर्ल्ड क्लास चीज़ को चलाने के लिए वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग चाहिए। डेफिनेटली। एंड यू नीड गुड पीपल। सो आपको सोल्जर के ऊपर जो खर्चा थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना, उसको एक छोटे एंगल से मत देखो कि हमारे उसको हम 4 साल बाद भेज देंगे, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। दैट इज द पॉइंट सर। मतलब हम हर एक किसी को पेंशन दे रहे हैं यार, हर एक को दे रहे हैं, इतनी चीज़ें खर्च कर रहे हैं, तो एक सोल्जर इतने 1000 पे एक सोल्जर जो कि 24 घंटे बिना किसी, हर कंडीशन में, ये तो नहीं है कि वो बॉर्डर पे आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप कह दो कि भाई चलो आज दिवाली की छुट्टी, हम आज अपनी दुकान बंद करके चले जाएंगे यहाँ पे, वहाँ तो नहीं कर सकते ना, वहाँ तो आपको हर समय रहना पड़ेगा। बर्फबारी हो या राजस्थान के बॉर्डर में 50 डिग्री, 52 डिग्री, 54 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए, इस बार तो दिल्ली के आसपास भी 52 डिग्री हुआ था। हाँ। तो वहाँ तो अमूमन डेजर्ट्स में, जैसलमेर और उधर आपको पता है, हम तो राजस्थान में कितनी गर्मी हो जाती, सोल्जर रहता है वहाँ पर, वो ड्राई हीट रहती है, कैसा भी हो उसको तो रहना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकता कि चल यार बहुत गर्मी है मैं जाके AC रूम में बैठ जाऊँ, उसको अपनी पोस्ट पे बैठा है, ड्यूटी देनी पड़ेगी। सर अग्निवीर तो डेफिनेटली, मतलब मुझको भी पर्सनली ऐसा लगता है कि चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा चेंजेस की रिक्वायरमेंट, क्योंकि भले वो 4 साल के लिए गया, ठीक है, आपने ड्यूरेशन उसका 4 साल का रखा है, हमने नहीं रखा। आपने आज एक सिविलियन आज एक प्रिपेयर करके अग्निवीर में जा रहा है, ठीक है, हम वो उसने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं 4 साल के लिए जा रहा हूँ, आपने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये चीज़, ठीक है। अगर इस 4 साल के बीच में अगर उसको कुछ हो गया, और जो कि एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, हो जाता है, तो
आप कितना भी फंड दे दो, कुछ भी कर दो, रिकवर नहीं कर सकते उस बंदे को। एक चीज है कि और सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो मेजॉरिटी सोल्जर्स आज भी हमारे गांव से निकलते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि आज कोटा शहर के अंदर मेरे को, जैसे आप और हम कोटा में बैठे हैं, या सोल्जर्स हमें उतने नहीं दिखेंगे, कैप्टन मिल जाएंगे। आप जाइए ना भरतपुर की साइड जाइए, मथुरा साइड जाइए, आप सुबह 4 बजे जाओ, वहां पर आपको लड़के सड़क पर भागते हुए दिखेंगे तैयारी करने के लिए। आज वो कुछ 20,000 40,000 अग्निवीर की आती है, 40 लाख। तो हमारे देश में लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके ट्रेडिशन फैमिली, एक जनरेशन नहीं, 5 जनरेशन 6 जनरेशन फौज में रही हैं, उनके लिए ये एक पैशन है कि भाई मेरे को फौज में ज्वाइन करना है। प्राइड फील होता है, प्राइड फील होता है कि भाई आर्मी में मेरे को यूनिफॉर्म पहननी है, सोल्जर बनना है। और इमेजिन करो उसके माइंड सेट से कि उसको आपने सेलेक्ट किया और 4 साल बाद उसको बोला कि भाई अब वी डोंट नीड यू, तो वो वापस जब अपने गांव में जाएगा, जब आपने कहा ना गांव से आते हैं, तो उसको उसकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट पे वो पड़ेगा कि अच्छा अग्निवीर से बाहर आ गया। आपको जरूरत ही नहीं थी कि एक आर्मी में डिवाइड क्रिएट करने की। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम विच वॉज वर्किंग वेल, उसमें कोई कमी तो नहीं थी। हमने सारे युद्ध जीते हैं भाई। पाकिस्तान का ये माना जाता है कि पाकिस्तान के जो जनरल्स होते हैं इतने सारे मेडल्स लगाते हैं, वो मेडल किस लिए लेते हैं? युद्ध तो कोई जीता नहीं उन्होंने, पर हमने तो सारे युद्ध जीते हैं, तो हमारा सिस्टम ठीक चलता रहा है। डेफिनेटली तो उस सिस्टम से छेड़खानी करने की कोई ऐसी खास विशेष जरूरत नहीं थी। ये एक मेजर पॉइंट है जिसपे इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को बहुत काम करने की नीड है। जो भी गवर्नमेंट है उसको इसमें इस विषय पे मतलब यहाँ पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे मतलब यहाँ देश की सुरक्षा की बात है। नेशन कम्स फर्स्ट, देश सर्वोपरि। तो वो पॉलिटिकल वाला एंगल नहीं आना चाहिए किसी भी उसके लिए, एजेंडा के लिए। अभी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर कि जब आप वॉर में थे, आपने 8-9 साल टेररिस्ट के साथ भी कन्फ्लिक्ट्स को देखा है। वॉर में जब आप थे तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई जैसा आपने बताया कि 100 बंदे गए तो 100 के 100 वापस आते हैं। 100 में से मे बी 1 या मे बी 10, जो भी XYZ, जब आपके साथ वाले को गोली लगती है उस समय साइकोलॉजी क्या हो जाती? गुस्सा तो आएगा, बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। बिल्कुल सही। उसको, उस इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हैं आप? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कमांडर के लिए किसी भी लेवल पे कि मैं एक फुल्ली फिट सक्षम इंसान को युद्ध में लेके गया, मैं इसके घर वालों को बाद में अगर मैं जीवित रहा तो कैसे मिलूंगा, क्या जवाब दूंगा कि मैं लेके तो पूरा फुल ह्यूमन बीइंग लेके गया हूँ, वेल ट्रेंड, और आज मैं उससे मिल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको एक लकड़ी के डब्बे में, या ये उसकी यूनिफॉर्म थी, ये थी, तो मैं उसको कैसे फेस करूँगा? पहली चीज़ एक तो ये दिमाग में ज़रूर आता है। और दूसरा मेरा जो CI ऑप्स में जब था, जब मैं टेररिज्म के साथ लड़ता था, मेरी एक पर्सनल पॉलिसी कह लीजिए या वो ज़रूर रही है, और ये कई लोग मेरे साथ वाले भी जो ये मानते थे, ये CI ऑप्स में हम ये कहते थे कि हम जितने अगर 100 जने लेके गए तो 100 के 100 जिंदा आने चाहिए। CI ऑप्स की बात कर रहा हूँ, टेररिस्ट के साथ जाते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, देश के लिए जान देते हैं, ये तो होता ही है, पार्ट ऑफ द जॉब कह सकते हैं इसको। पर अगर एक टेररिस्ट बच गया तो दोबारा कल को, परसों को, 3 महीने बाद फिर पकड़ में आ जाएगा। पर मेरा एक जवान किसी भी हालत में शहीद नहीं होना चाहिए टेररिस्ट के पीछे, क्योंकि हमारा जो आर्म फोर्सेस का प्राइमरी रोल है युद्ध लड़ना है, टेररिस्ट को मारना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 90, 80, 90 और के दशक में युद्ध लड़ना सेकेंडरी हो गया था और टेररिज्म प्राइमरी रोल हो गया था, क्योंकि हमारी सेनाएं टेररिज्म में इतना घुस चुकी थी इनके अगेंस्ट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में कि आप देखें तो सारे जो 26 जनवरी 15 अगस्त को अवार्ड्स भी होते थे, सब वो उग्रवादियों से और आतंकवादियों से लड़ते हुए ही शहीद हो गए, उनको वो था। लेकिन युद्ध में हर कोई चाहता है, इस एक माइंड सेट से जाता है कि आई डोंट, जैसे हम कॉमन मैन सोचते हैं कि युद्ध में कोई जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू, वो शहीद होने जा रहा है, वो देश के लिए बलिदान देने जा रहा है। पर हम ये मानते हैं कि देश के लिए बलिदान देने नहीं जा रहे हैं, हम दुश्मन को उसके देश के लिए बलिदान दिलवाने के लिए जा रहे हैं। आई हैव टू कम बैक अलाइव एंड आई हैव टू किल दैट बास्टर्ड, दैट एनिमी देयर, उसको मेरे को मारना है, तभी मैं जिंदा रहूँगा। और ये सिचुएशन हमने बिल्कुल पास से और ये फेस करी हैं
कि जब मेरे पास भी एक टाइम पे एक टेररिस्ट बहुत गांधरबल इलाके में था, वो फायर करता हुआ आ रहा है, मैं भी उसके साथ फायरिंग कर रहा हूँ, और मैंने फायर किया AK-47, लगी उसको गोली, लेकिन वो फिर भी भागता आ रहा है। मेरे को अपने ऊपर शक होने लगा कि यार निशाना चूक तो नहीं गया, क्योंकि वो तो पूरा फायर करता ट्रर करके ऑटोमेटिक करके फायर करता हुआ आया जा रहा है, भागता जा रहा है। फिर मैंने दूसरा शॉट लिया, फिर भी वो भाग रहा है, और फिर जब तीसरा शॉट लिया और वो मेरे से करीब 10 मीटर की दूरी पर था, मात्र 10 मीटर की दूरी पर, और वो ढप से वहाँ पे गिरता है, तो जब उसकी डेड बॉडी बाद में हमने देखी तो सारे शॉट लगे थे, पर उनके अंदर वो एक जिसे कहते हैं गरम खून कह लीजिए या एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह लो या जो भी कह लें, तो ओवरपास कर रहा था वो उस चीज को, वो उस चीज को, वो गोली लगने पे भी वो भागा जा रहा था, वो फायर करता हुआ आ रहा था। तो एक दफे तो उस वक्त लगा कि भाई आज शायद अब तो गए, एक फीलिंग जरूर आई थी, लेकिन इवेंचुअली योर ट्रेनिंग, योर कॉन्फिडेंस हेल्प्स यू कि आप एज एन ऑफिसर आपको हर कंडीशन में अपने दिमाग को कूल रखना है, और उस वक्त अगर पैनिक हो जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ होती तो शायद इट वुड हैव गॉन अगेंस्ट मी। पर जैसा मैंने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू किल द एनिमी, एंड दैट इज़ वेयर वी डू इट वेरी वेल। ये इंडियन आर्मी हैज़ नेवर फेल्ड इन दिस एस्पेक्ट। ट्रेनिंग में जब आपको ट्रेनिंग मिलती है तो उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर टाइप से वो रहता है कि शॉट की कंटिन्यूटी ये रहेगी कि एक बार में इतने शॉट लगाने हैं, उसके बाद होल्ड करना है, फिर इतने शॉट लगाने हैं, फिर होल्ड करना है, या सिंगल जैसे अभी आप बता रहे थे जो उसके साथ आपका टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर हुआ, मैं सिंगल शॉट पे ले रहा था। मेरी, आपने जैसे पढ़ा भी होगा, मैं पहले NSG ब्लैक कैट कमांडोज में भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, है ना, लेकिन उसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग का वर्ड आपने यूज़ किया, ट्रेनिंग में जो फायरिंग पार्ट है, मार्क जो वेपन ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। ओके। ये तो मात्र जैसे आपने अगर पढ़ा हो और मालूम भी है आपको कि जैसे एक टेररिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उसको 2-3 महीने में एक बना के वही बंदूक कैसे चलानी है, AK-47 कैसे हैंडल करनी है, बस उसको इतनी ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन एक सोल्जर की ट्रेनिंग जो होती है वो लंबी होती है। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें, विच इज़ एट खड़कवासला, पुणे, तो 3 साल पहले वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद 1 साल के लिए आप अपनी आर्मी की या नेवी की या एयरफोर्स की एकेडमी में जाते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून या नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी, तो 4 साल हो गए। तो अब आप एक एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन लेके यूनिट में जाते हो, तो तब आपका एक्चुअली नया जो अवतार कह लेंगे या नया रूप शुरू होता है। तो ट्रेनिंग वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई कि आपने तो 4 साल की ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद फिर आपकी कंटिन्यूएशन में ट्रेनिंग चलती है, आप उसके बाद कोर्सेज करते हो। तो ट्रेनिंग इज़ मोर टू डेवलप ऑन माइंड सेट। जैसे अगर आप स्पेशल फोर्सेस की बात करें, पैरा कमांडोज, तो अगर आप किसी पैरा कमांडो या स्पेशल फोर्स के ऑफिसर से या जवान से मिलोगे, तो आप उसको देखकर ये नहीं आपको लगेगा कि बहुत वेल बॉडी बिल्डर टाइप उसकी वेल बिल्ट है या कुछ अलग सा दिख रहा है। वो आपके जैसा, मेरे जैसे ही दिखेगा, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा आपको। अरे सर क्या बात करो। हाँ, बिल्कुल आपके जैसे ही दिखाई देगा, मोर और लेस। फर्क कहाँ आता है? उसके माइंड सेट में। बट वो आपके जैसा दिखेगा, लेकिन वो इंसान को भी 1 सेकंड में ख़त्म कर सकता है, किसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। उसको आप हाथ पैर बांध के पानी के अंदर डाल दो, पत्थर बांध के, वहाँ से भी जिंदा बच के निकल के आ जाएगा। हवाई जहाज से भी कूद जाएगा। उसको -डिग्री के टेम्परेचर में भी पानी डाल दो, वहाँ से भी उसकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो उस लेवल की पहुँचा देते हैं ट्रेनिंग से ही कि वो सर्वाइव करना सीख, उसको जिंदा रहना है, उसको मरना नहीं है, उसको जिंदा रहना है, जिससे कि वो राइट टाइम पे दुश्मन का काम तमाम कर सके। सो दैट इज व्हाट इज द ट्रेनिंग ऑल अबाउट। तो जब हम अग्निवीर की बात कर रहे थे, तो 3-4 साल में तो माइंडसेट फौज के लायक डेवलप होता है। तो उसमें तो टेन्योर, और उस टाइम पे उसका टेन्योर खत्म करके आप 50% 75% लोगों को घर भेज रहे हो, तो वो तो माइंडसेट डेवलप होता है। तो आपने एक एसेट खत्म हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ट्रेनिंग तो जैसे मैं तोपखाने से आर्टिलरी, ओके, तो वहाँ पर आपकी जो गन्स होती हैं, बोफोर्स गन्स और ये सब, इनकी ट्रेनिंग सालों चलती है।
आप खुद देखिए, जैसे एक डॉक्टर होता है, MBBS करके MD करके आपने उसे डॉक्टर बना दिया, और उसके बाद वो जैसे धीरे 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 एक्सपर्टीज लेके आता है और वो अपनी चीज में, अपनी स्किल में रिफाइन होता है. सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू सोल्जर्स ऑल्सो. ओके, वो भी अपनी स्किल्स में रिफाइन होते हैं. डेफिनेटली एक्सपीरियंस के साथ ही वो सारी चीजें आती हैं. एक्सपीरियंस, यंग ब्लड. इट इज नॉट ओनली अबाउट रिड्यूसिंग एज कि भाई आपने यंग, ऐसे तो यंग है तो कॉलेज लेके लड़कों को लड़ा दो ना, क्या वो लड़ पाएंगे युद्ध में? नहीं लड़ पाएंगे. तो आपको एक ट्रेनिंग का माइंडसेट लेके चलना होता है, और उसके बाद उसका जो माइंडसेट चेंज होता है, ही स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए सोल्जर, ही स्टार्ट्स गेटिंग दैट माइंडसेट कि हाउ टू हैंडल दीज सिचुएशंस. तो युद्ध में हमने देखा कि जो सीनियर लोग होते थे थोड़े से, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं. तो इट हैज़ टू बी मिक्स, कि हर बार आप वो फिल्मी स्टाइल में जोश पे नहीं आप कर सकते. जोश के साथ आपको होश की भी ज़रूरत होती है. क्योंकि हमारे देखिए ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, LOC के अंदर जैसे जो LOC मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें कई सोल्जर्स को इस तरीके से मार्टेड दिखाया है कि भाई वो कूद के वो पड़ गया और आगे से उसके बस्ट आया. हुआ है ऐसा. इवन आई फील विक्रम बत्रा कुड हैव लिव्ड अनदर डे. मतलब मेरे को ये फीलिंग आती है. और जैसा हम उस युद्ध के माहौल की अब बात भी करेंगे वापस, तो ये सब लोग हम साथ बैठे हुए हैं, पदम पताचार्य, अधिकारी, ऑल दीज पीपल वर, यू आर देयर, कैंगरूज. आप जैसे मैंने बताया 18 ग्रेनेडियर्स हमारे साथ थी 56 ब्रिगेड मानस बल में उस वक्त की बात कर रहे हैं. और हम जब ये आया कि चलो मूव करना है, तो अचानक, और शुरुआती तौर पे खबरें भी ऐसी थी कि भाई कुछ एक टेररिस्ट आके छुप गए हैं. खबर तो ये थी नहीं कि वो पाकिस्तान के रेगुलर सोल्जर्स थे. और आप उनके साथ बैठे हो मेस में, ऑफिसर्स मेस होती है, साथ में बैठे हो, गपशप लड़ा रहे हो, दारू शारू पी रहे हो, मतलब एंजॉय कर रहे हो उस तरह से कि यू नेवर नो कि आपकी एज क्या थी सर उस टाइम पे? उस वक्त इन 99 आई वाज अबाउट 30. अरे तो बहुत, मतलब यंग थे. मैं तो अपनी एज से, मतलब अपने पीयर ग्रुप में सीनियर था. ये तो बच्चे थे सारे, 24 साल 23 साल. मच जूनियर टू मी, ऑल दीज फेलोज मच जूनियर. तो आई वाज ए मेजर दैट टाइम. ओके. और फेयरली सीनियर रैंक मानी जाती है ये 29 से, क्योंकि हम NDA से जल्दी उम्र में 20 साल की उम्र में कमीशन हो गया था. अच्छा. तो मेरी तो 21-22 साल 11-12 साल की सर्विस थी उस वक्त 99 में. सो यू आर फेयरली सीनियर इन योर रैंक एंड सर्विस. 3-4 सौरभ कालिया 6 महीने पहले कमीशन हुआ, उसको पकड़ के उसके साथ टॉर्चर करके उसको मार दिया था. थापर, उनके पेरेंट्स से अभी थोड़े टाइम पहले मैं मिला था, कोटा में भी आए थे वो एक स्कूल में. विक्रम थापर, विजयन थापर. ओके. एंड फादर कर्नल थापर वाज हियर, सो वी हैड अगेन टॉक टू हिम. तो बिल्कुल यंग, एब्सोल्युटली यंग, ब्राइट कैट. 22-23 साल के बच्चे ही कहूँगा मैं तो, 22-23 साल के. और फाइनेस्ट मनोज पांडे, गुरखास के, आपने नाम सुना है, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे. कैन यू इमेजिन कि उसने एक फेमस कोट है कि हिंदी में मैं बता देता हूँ वो कोट, कि अगर मेरे और मेरे मिशन के बीच में मौत भी आ गई तो सच कहता हूँ मैं मौत को भी मार दूंगा. कि बिटवीन मी एंड माई मिशन, if the death comes before I accomplish my mission, I swear I'll kill the death also. मतलब ये कितनी एक 20-22 साल के लड़के ने इस तरह की अगर चीज कही है, सभी की इनकी आप सुनो तो थापर ने एक पत्र लिखा था, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, अटैक में जाने से पहले, एंड ही न्यू दैट पॉसिबली ही मे नॉट कम बैक. तो उसने लिखा कि एक लड़की है, छोटी ऑर्फन है, उसके लिए मेरी सैलरी और जो पेंशन आएगी है उसमें से 50 रुपये महीना उसको देना है. उस वक्त 50 रुपये की काफ़ी वैल्यू थी. प्लस कई चीज़ें कि मैं आप सभी को परियों के साथ ऊपर से देख रहा हूँगा जब तक आपको ये पत्र मिलेगा. और मतलब उस पत्र को पढ़ो तो हर एक के, हमें अभी भी मैं जितनी बार देखता हूँ उसमें आंखों से आंसू आ जाते हैं. किसको लिखा उन्होंने? पेरेंट्स को लिखा था कि मैं ये है और आई लव यू, एंड इस तरह से पूरी उसने कहानी लिखी है. ब्यूटीफुल लेटर, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है. जस्ट क्यों उस वक्त इंसिडेंटली हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे,
मैं खुद अपने घर से, अपने परिवार से करीब 40 दिन तक मैं बात नहीं कर पाया था उस टाइम पर, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और जो थोड़े बहुत देर के लिए हमें सेट फोन्स होते थे, सेटेलाइट फोन्स होते थे, उनसे हम अगर बात करते थे तो वो उनका टाइम लिमिट बहुत कम होती थी और बहुत लोग होते थे क्योंकि संख्या बहुत कम होती थी। तो अब मैं जब तक सब ठीक है तो ठीक है। सो इनफैक्ट माई वाइफ, वी आर जस्ट न्यूली मैरिड काइंड एंड आई हैड अ वेरी स्मॉल सन दैट टाइम, नाउ इज अ ग्रोन अप बॉय। तो बहुत छोटा सा था वो, और उसको तो पता ही नहीं। और टीवी पे उस टाइम पे ये वॉर आता रहता था और कई बार कुछ ऊट पटांग लोग बोल भी देते थे कि ये हो गया, बट शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, शी इज़ ए वेरी स्ट्रांग। और उन्होंने वॉट आई एक्चुअली वी फाइट द वॉर नॉट बिकॉज यू हेट द एनिमी, एक्चुअली वी फाइट द वॉर बिकॉज वी लव समबडी बिहाइंड। हमें दुश्मन से उतनी नफरत नहीं होती है, पर जितना प्यार हमें अपने अपने पीछे हमारे लोग होते हैं ना, उनके लिए आप लड़ते हो। हाँ, क्योंकि 1999 में जो वॉर था ना, उसका एक क्योंकि मैं भी बहुत छोटा था, मैं होऊंगा 8 साल का जब। हाँ, मैं 91 बॉर्न हूँ मैं। मैं 8 साल का था, मेरे को ये याद है। और मुझे, हम लोग रेलवेज में रहते, मेरे फादर रेलवेज में थे, तो रेलवे क्वार्टर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता था रेलवेज का। हाँ। तो सर मुझे याद है कि रावत भाटा में हमारा न्यूक्लियर प्लांट है और बहुत सेंसिटिव, बिल्कुल सेंसिटिव लोकेशन है। तो ब्लैकआउट होता था उस टाइम पे। मुझे ऐसा कुछ याद है कि ब्लैकआउट हुआ है, मुझे वो मेमोरी अभी भी रिकॉल है। और मैं 8 साल का रात को, और सायरन वगैरह भी बजते थे, तो कभी थोड़े बहुत हल्के फुल्के की। सायरन का तो ध्यान नहीं है सर, बट हाँ ब्लैकआउट याद है, ब्लैकआउट, क्योंकि मैं रेलवे कॉलोनी में रहता था, तो वहाँ कंप्लीट ब्लैक। बिल्कुल। और पापा बातें करते थे, क्या करते थे अब ये याद नहीं है, पर हाँ करते थे, कुछ ना कुछ करते थे। वो मेमोरीज हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल है। और आपने अजय आहूजा जी का नाम लिया ना, तो ये रेलवे कॉलोनी में रहते थे, इनके फादर और मेरे दादाजी। ये हमारे कोटा के जो सेंट पॉल स्कूल है, इन्हीं की प्रोडक्ट है, ये यहीं से पढ़ा है किया इन्होंने, सेंट पॉल से। और क्योंकि रेलवेज में थे उनके फादर, मुझे बिल्कुल रेलवेज में, एग्जैक्ट। तो मेरे दादाजी और वो आसपास ही कहीं रहते थे। तो जब ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था तो बहुत उस समय एग्रेसिवली इन बातों पे कंटिन्यूसली बातें होती थी। तो मैं तब से उनको तो भाई नाम से तो मैं जानता हूँ, और शायद मेरे फादर तो यहाँ तो सभी जानते भी होंगे, सभी जानते हैं कोटा में अजय आहूजा, विंग कमांडर अजय आहूजा, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, एक्चुअली स्क्वाड्रन लीडर। तो वो कुछ मेमोरीज मेरे पास भी है कारगिल की, बट उस जगह की तो नहीं है, बट हाँ है। एक्चुअली क्या है कि एक चीज़ मेरा ये यूथ से भी जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल, एक ये है कि युद्ध कभी भी जब लड़ा जाता है ना, तो युद्ध सेनाएं नहीं लड़ती हैं, देश लड़ता है। तो कई बार मेरे को ये सुनकर दुख होता है कि लोग ये मानते हैं कि इट इज़ आर्मी इज़ वॉर, या आर्म फोर्सेस का युद्ध है। आर्म फोर्सेस का युद्ध नहीं, ये हमारे देश का युद्ध होता है। तो उसमें हर व्यक्ति, हर इंसान जो हमारे देश की हवा ले रहा है, पानी पी रहा है, यहाँ पे इस मिट्टी में है, उसका युद्ध है वो। तो चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो रेलवे मैन है, चाहे वो कोई भी है अक्रॉस द बोर्ड, तो एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू द वॉर एफर्ट। और जब भी आप पूरा देश का युद्ध मान के चलेंगे, हमारे देश को कोई वैसे ही नहीं हरा सकता इस तरह से। तो सर आप है ना ये बता रहे थे कि कारगिल वॉर में जाने से पहले जब आप एंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में थे, तो ये सारी यूनिट्स एक साथ ही बैठती थी, आप एक साथ मेस वगैरह में फूड ले रहे हैं या अपना एंजॉय कर। जनरली क्या बात होती है ऑफिसर्स के बीच में, उतने ही फॉर्मल रहते हैं या फिर थोड़ा सा इनफॉर्मल भी रहता है? वेरी नाइस थिंग। एक्चुअली लोगों के मन में ये बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि फौजी अपने फ्री टाइम में या इस तरह मेस में कि क्या बातें करते हैं। यस, इज ही ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स ऑपरेशंस? यस, ऑपरेशंस की बात होती है, पर जब शाम को हम मेस में बैठ के थोड़ा चिल आउट कर रहे होते हैं, थोड़ा ड्रिंक्स ले रहे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है एंड वी कन्वर्ट दैट इनटू ए स्लाइटली ए इनफॉर्मल वे। और उसमें हम खूब अच्छी बातें करते हैं। इवन जो मेरे साथ यंगस्टर्स होते हैं, गर्लफ्रेंड्स की बात भी होती है, फिर उन आगे के फ्यूचर प्लान क्या हैं। फिर कोई कहता है कि सर मेरे को ये काम ख़त्म हो जाए तो इसके बाद मेरे को छुट्टी जाना है, मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं बैंगलोर जाऊंगा। तो इस तरह की एक कम्युनिकेशन रहता है और बड़ा हेल्दी और बड़ा फ्रेंडली कम्युनिकेशन होता है, बहुत मज़ा आता है। और जब आप
वापस जाते हो, ऑपरेशंस में होते हो, तो आप फिर से आपका फोकस चेंज हो जाता है। ये हमारी आर्मी का लाइफस्टाइल है। तो मिस तो बहुत करते होंगे आप? बिल्कुल, सटनली आई डू मिस, बट एक चीज़ और है कि वंस ए फौजी ऑलवेज ए फौजी। तो मैं भले ही रिटायर हो गया हूँ, पर मैं हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 बार आर्मी एरिया में जाता हूँ। हम पुराने फौजीज बैठते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, और वो लाइफ हम वी स्टिल लिव दैट लाइफ। उसके बगैर अगर हम नहीं जिएंगे तो हम नहीं जिएंगे फिर। मतलब हम लोगों के साथ ये है कि अब जैसे हम लोग जो आर्टिस्ट फील्ड से, हम जैसे मैं खुद भी एडिट्स और ये सारी चीज़ें करता हूँ, यही मेरा प्रोफाइल है मेन। तो जब तक हमारे मशीन चालू नहीं होती ना, हम लोगों को ऐसा लगता है यार आज कुछ अधूरा है, कुछ एक खालीपन सा महसूस होता है। तो एक बार भले उस पर गाने ही चालू हो जाए, बट कुछ चाहिए, मतलब एक बार कंप्यूटर चालू करना है हम लोगों को, और कंप्यूटर चालू करके तो एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही है कि जब तक हम कुछ 2-4 दोस्त, कुछ वेटरन्स, कुछ फौजी अपने फौजी एनवायरनमेंट में ना बैठे तो अधूरी ही लाइफ रहती है। तो आज भी बैठ के पुरानी बातें होती हैं, या जो नई चीज़ें चेंज आ रही है आर्मी में, डिफेंस में, उस पर भी डिस्कशंस होते हैं? बिल्कुल, वेटरन कम्युनिटी जो होती है, दे डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस ऑल्सो, व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है हमारे देश में। हम क्रिटिकल भी होते हैं कि कई बार कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, या उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स पुरानी इन आवर डेज, ये तो हमेशा से ही कि जो हमारे दिन थे वो तो हमेशा याद रहेंगे ही, कि वो पुराने दिन की एनडीए में क्या होता था। फिर हम जैसे ब्लैक कैट कमांडोज में मैं था, तो वहाँ पे हमने कैसे क्या रहा। तो ये चीज़ें पुरानी बातें चलती हैं, इसके बगैर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, आपकी इस पुरानी बातों के साथ ही हम कुछ पुरानी बातों पे बात करते हैं। बिल्कुल बात करेंगे। एनडीए का पहला दिन कैसा था आपका? एनडीए, हाँ, और आज से करीब 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, ये 80s के दशक की, 80 के दशक की। मैं तो हुआ ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल आप नहीं हुए होंगे। आपके बारे में तो सोचा ही नहीं होगा उस वक्त तक तो किसी ने, है ना। मेरी जो अर्ली एजुकेशन हुई थी वो देहरादून में एक स्कूल है, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। बड़ा एलीट स्कूल है, और उसकी खासियत यह है कि पूरे देश से हर एक राज्य से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, सिर्फ एक, और बड़ा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। हमारे टाइम में 6 के बाद होता है, आजकल 8 के बाद हो गया, और रेजिडेंशियल स्कूल है। और एक क्लास में हमारे टाइम में 22 स्टेट्स कम होती थी, तो आजकल 28-29 ये होते हैं। और वहाँ का पूरा करिकुलम डिज़ाइंड इस तरह का है कि वो आर्म फोर्सेस टाइप है, कि आप पीटी, गेम्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, पढ़ाई तो करते ही हो, पढ़ाई इज़ जस्ट पार्ट ऑफ इट। डिबेट्स, एक्सक्लेमेशन, ये जो थिएटर, ये सारी चीज़ें वहाँ की होती हैं। स्पोर्ट्स बहुत खेलते हो। और एनडीए ऑफ कोर्स इज़ अ ड्रीम फॉर एवरीवन। तो जनरली आप अपियर होते हो, और एंड लाइक आई ऑल्सो अपियर फॉर एनडीए एग्जाम, और एंड गॉट थ्रू इन द एनडीए एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर क्लियरिंग माई SSB। तो एनडीए ज्वाइन किया। तो एनडीए वॉज फॉर ए समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम नॉर्मल बैकग्राउंड, सिविल बैकग्राउंड, उसके लिए एनडीए बड़ा डिफरेंट होता था। हमारे लिए एक स्टेप अप वाला सीन था, क्योंकि हम उसी तरह के एनवायरनमेंट में पिछले 5-6 साल से जी रहे थे। तो एनडीए ज्वाइन किया, और एनडीए में जो बिल्कुल नॉर्मल नॉन सैनिक स्कूल, नॉन मिलिट्री स्कूल से आते हैं, उनके लिए तो बड़ी टफ लाइफ होती है। आते साथ उनके जो घुंघराले बाल होते हैं, उस टाइम पे बड़े लंबे बाल का फैशन होता था। तो सबसे पहले बार्बर शॉप में जाके बाल साफ हो, जैसे आपने आज इतने लंबे चौड़े बाल लेके बैठे, तो क्रू कट हेयर कट हो जाएगा। ड्रेस, जो कलरफुल ड्रेस है, वो सब एक बॉक्स में रख के पैक हो जाती हैं। वो आपको छुट्टियों के वक्त ही मिलेंगी, जब आपको परमानेंटली। हाँ, मतलब उस वक्त आप बीच में कोई आपकी अपनी जो ये जीन्स, टी-शर्ट वगैरह, ये कोई शर्ट पैंट कुछ नहीं काम आता। दे इशू देयर ओन हर एक चीज़, स्पोर्ट्स की, यूनिफॉर्म की, राइडिंग की, सारी ड्रेसेस आपको एक एक मिलेंगी। और आपका एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है, पर ब्यूटीफुल रूटीन होता है। इट्स ए ह्यूज कैंपस, है ना। एंड आप स्क्वाड्रन्स में डिवाइड हो जाते हैं। स्क्वाड्रन, जैसे मैंने बताया भी था कि इंडिया स्क्वाड्रन होती थी, आई से शुरू होती थी, इंडिया स्क्वाड्रन उसका नाम था। तो एक बैच में मतलब पूरी स्क्वाड्रन में करीब 100 के करीब होते थे। 3 साल की ट्रेनिंग है, और साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे होते हो। वहाँ पर आपको BA, BSc और आजकल BTech की डिग्री भी मिलती है। हमारे टाइम में BA, BSc थी, और बाद में BCA और ये डिग्रीज भी होती हैं। टेक्निकल जॉब नहीं, बस डिग्री टेक्निकल होती है। फौज का जॉब सब बराबर होता है, कोई टेक्निकल, आजकल उतना ही टेक्निकल है सब जगह जितना नॉन टेक्निकल है। अच्छा। तो आप पढ़ाई करते हो। शुरू में पहले
3-4 सेमेस्टर तो फिजिकल फिटनेस, स्विमिंग, राइडिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। लास्ट 1 ईयर में आपका स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जैसे आर्मी के एम्बुश, वॉरफेयर, जो एयरफोर्स वाले हैं उनके फ्लाइंग शुरू हो जाती है, नेवी वाले सेलिंग और उस तरह की चीज़ें, उनके जो टेक्निकल आर्म स्पेसिफिक शुरू हो जाती है। और एनडीए से पासिंग आउट परेड होती है खड़गवासला में, और जनरली एक कोई हम देश के बड़े दिग्गज, कोई प्रेसिडेंट या रक्षा मंत्री या चीफ, कोई इस तरह के वो आते हैं, आपके पेरेंट्स भी इनवाइटेड होते हैं, तो वो भी आपको पासिंग आउट परेड करते हुए देखते हैं, और उनका भी छाती गर्व से भर जाती है जब आप पासिंग आउट होके निकलते हैं। पास आउट होने के बाद आप आईएमए में जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। वहाँ पे आपकी जो स्पेशल स्किल्स हैं आर्मी की या नेवी की, एयरफोर्स की, उनको और रिफाइन किया जाता है, जो कि देहरादून में, शायद देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो आईएमए में वहाँ पे आपकी स्किल्स को रिफाइन कर दिया, और फिर वहाँ से पास आउट जब होते हो तो आजकल लेफ्टिनेंट, पर पुराने टाइम में सेकंड लेफ्टिनेंट बनते थे, अब सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं होते। जैसे मैं जब कमीशन हुआ था, ऑफिसर बना था, तो सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक थी। अब सबको 2 तारे मिलते हैं यहाँ पर कंधों पे दोनों तरफ ब्रास के, और वजन बढ़ जाता है, तो सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक से आप यूनिट ज्वाइन करते हो। अब यूनिट में अलग अलग होती हैं, जैसे इन्फेंट्री हो गई, आर्मर्ड कोर हो गई, इंजीनियर्स हो गई, सिग्नल्स हो गई, तो अलग अलग आपको, और सबके अलग अलग काम और वर्क सबके अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबके अलग अलग है। तो जैसे मैं गया था आर्टिलरी में, तोपखाना, ओके, और मेरी रेजिमेंट में भी बोफोर्स गन्स हैं जो बड़ी फेमस कारगिल युद्ध में भी हुई थी। और उसके बाद फिर आप अलग अलग, तो मेरे को स्पेशल फोर्सेस का थोड़ा सा शौक था, तो हमने ऑप्ट किया था तो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी फिर से ट्रेनिंग होती है बीच बीच में हर जगह, तो उसके अलग अलग टेस्ट पास करके ट्रेनिंग करनी होती है। 3 महीने की एक कमांडो ट्रेनिंग होती है, काफ़ी बहुत इंटेंस होती है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है कमांडो ट्रेनिंग स्पेशल फोर्सेस की, एंड देन यू गेट सेलेक्टेड फॉर दैट प्लेस। अब आपको मन में शक होगा कि सर जो ये ब्लैक डांगरी पहन के नेताओं के आसपास घूमते हैं वो भी एनएसजी कमांडोज होते हैं या वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ तो वो जो एक सफारी सूट के अंदर रहते हैं, हाँ, तो ये मैं अब आपको क्लियर करूंगा। जो सफारी सूट वाले जो वो रहते हैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, उनको बोला जाता है एसपीजी, हाँ, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। हाँ, तो एसपीजी वाले भी हमारे साथ एनएसजी में ट्रेनिंग करते हैं, पर वो एक छोटी सी फोर्स होती है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनके किन्स, जिसको वो और किसी के साथ नहीं होते, जो सफारी सूट में जनरली या ब्लैक या गॉगल्स वगैरह के उस तरह वाले होते हैं। बाकी आपने कई बार ब्लैक ड्रेस में पहले देखे होंगे, अब वो बहुत कम हो गए हैं, उनको ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हैं, पर वो आमतौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, उनकी ट्रेनिंग करके। जो एनएसजी के स्पेशल कमांडोज होते हैं वो कहीं किसी की प्रोटेक्शन में नहीं जाते। देयर मेन रोल इज एंटी हाईजैकिंग एंड एंटी टेररिज्म, काउंटर हाईजैक या काउंटर टेररिज्म। ओके, तो कहीं पे भी जैसे कश्मीर में कोई सिचुएशन आ गई, कहीं कुछ भी आ गई, तो एनएसजी कमांडोज को वहाँ पर इंडक्ट किया जाता है। तो उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी इंटेंस होती है, उनका इक्विपमेंट भी बड़ा डिफरेंट होता है, वो आर्मी से भी अलग होता है। अच्छा, कंप्लीटली अलग होता है? बिल्कुल कंप्लीटली अलग होता है, उनकी ट्रेनिंग भी, और जो वे ऑफ इक्विपमेंट्स वो यूज करते हैं, जो टेक्टिक्स वो यूज करते हैं, बिल्कुल फर्क होती है, टोटली फर्क, बिल्कुल। आर्मी शायद ओपन एरिया पे अटैक करने के लिए है, आर्मी, हाँ यू आर राइट। और एनएसजी जो है, एनएसजी है, इसको फेडरल कंटिजेंसी फोर्स कहा गया है। जैसे कि किसी आदमी, किसी हाई वैल्यू टारगेट को किडनैप करके कोई टेररिस्ट ले गए, उनको छुड़ाना है तो एनएसजी जाएगी, है ना। कोई हवाई जहाज हाईजैक हो गया आपका, टेररिस्ट ले गए कहीं, एनएसजी जाएगी, ओके, है ना। कहीं कुछ जैसे उड़ी में या पठानकोट में अटैक हुआ था, तो टेररिस्ट अंदर आ गए, तो वहाँ पर स्पेशलाइज सर्जिकल जो प्रिसाइज अटैक करना है, वहाँ पर भी आपने एनएसजी को बुलाया। हाँ, वहाँ पे भी एनएसजी थी। तो एनएसजी के इक्विपमेंट, सामान, ट्रेनिंग बिल्कुल इस तरह की फोकस्ड होती है, बिल्कुल फ़र्क होती है। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो हम हथियार यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हथियार यूज़ करते हैं स्मॉल आर्म्स में। तो मेरी आपने कुछ फोटोग्राफ्स जो दिखाई है, इनमें मैंने AK-47 यूज़ करी है वहाँ पे, हम कश्मीर में। लेकिन अगर हम एनएसजी में हम यूज़ करते थे, तो एनएसजी में जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या राइफल यूज़ करते हैं, वो होती है MP5। ओके, अब ये बिल्कुल फ़र्क है AK-47 से, ओके, है ना, डिफरेंट है, बिल्कुल फ़र्क है। इसके फायरिंग टेक्निक्स फ़र्क हैं, इसका
कैपेबिलिटी इसमें 9mm रेंज में भी फर्क, रेंज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि जनरली आपको बहुत लंबी रेंज नहीं चाहिए होती है इसमें क्लोज क्वार्टर, बिल्कुल आपको जैसे रूम में घुसना है तो आपको रेंज नहीं चाहिए, एक्यूरेसी और ये इस तरह की चीज़ चाहिए कि भाई फेल ना हो, मेरे को उस वक्त क्विक शॉट लेना है और बिल्कुल एक्यूरेट, खोपड़ी में 2 गोली मारनी है, डबल टैप बस। तो वो उसने प्रिसाइज शूटिंग होती है। साथ में आप एक पिस्टल भी कैरी करते हो। अब फौज में आपके पास अलग अलग बेरेटा, ब्राउनिंग, इस तरह की पिस्टल्स ज़्यादा आप यूज़ करते हो। तो फौज में भी जब आप थे तो उस समय जो AK-47 आपका वेपन था वो तो था ही, उसके साथ साथ आप पिस्टल भी कैरी करते हो? हाँ, पिस्टल भी आप कैरी करते हो अमूमन, जस्ट इन केस यू रिक्वायर इट, जैसे CI ऑप्स में। तो यहाँ पे आप पिस्टल कैरी करते हो ग्लॉक 19, बड़ी इंटरेस्टिंग पिस्टल होती है, उसकी प्लास्टिक टाइप बॉडी होती है ग्लॉक। अच्छा। हाँ, और बहुत एक्यूरेट होती है, मतलब आप जो नॉर्मल अगर कोई फायर करता है, महंगी भी होती है वो कंपैरेटिवली, पर खैर स्पेशल फोर्स में महंगी और सस्ते का हमें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ब्राउनिंग और जो हम आर्मी की पिस्टल यूज़ करते हैं उसमें नॉर्मल पर्सन, बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है उसको टारगेट को हिट करने के लिए, हर कोई मार ही नहीं सकता। आप करोगे पहली बार तो आपको लगेगा कि यार ये टारगेट पे तो एक भी गोली नहीं लगी पिस्टल की शूटिंग में, जबकि ग्लॉक में बहुत एक्यूरेसी होती है, ग्लॉक की शूटिंग डिफरेंट होती है क्योंकि बहुत एक्यूरेट पिन पॉइंटेड मारना होता है। आप बड़े हथियार लेके आप हवाई जहाज में मान लो टेररिस्ट या किसने हवाई जहाज हाईजैक किया, आप अंदर घुसे, तरीके होते हैं घुसने की, एंट्री ली, आपने कोई पिक्चर वगैरह में देखा होगा। तो जब आप अंदर घुसते हो तो आप बड़ा हथियार होगे तो हिला नहीं सकते, तो यू यूज़ पिस्टल और इतनी एक्यूरेसी से यूज़ करते हो कि आपको अगर जो हाईजैकर के सिर पे गोली मारनी है विदाउट इवन ट्रबलिंग द पैसेंजर, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड शूट इट। तो उस लेवल की ट्रेनिंग होती है NSG की, उनकी रेंजेस इस तरह की होती है, जो अंदर प्रैक्टिस रेंजेस वगैरह होती हैं, बहुत इलेक्ट्रॉनिक रेंजेस, तो पूरी ट्रेनिंग उस तरीके से डिज़ाइन होती है। तो ये जो भी आप वेपन के लिए मेरे को बता रहे थे, तो ये लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं, जनरली नहीं होते होंगे ये वेपन, ये इंडिया में नहीं अवेलेबल होते हैं और होने भी नहीं चाहिए ये, है ना? हाँ। और वेट बहुत होता है क्या इसका? यही मैं बताने वाला था, ये बहुत लाइट होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। मैंने तो यही सुना है कि बहुत वेट होता है इसमें। मेरे ख्याल से जो हमने बचपन में, मैं कई साल पहले जब मेरा बेटा छोटा था, वो तो छोटे वाला बेटा अब आर्मी ज्वाइन कर रहा है, उसको उनको भी शौक होता था कि पापा के पास हैं तो हमें भी दो, तो वो एक लियो टॉयज करके आते थे, हाँ, है ना? आपने भी शायद बचपन में लियो टॉयज का, वो लियो टॉयज से थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है, बस बहुत लाइट वेट होते हैं, तभी मैंने प्लास्टिक टाइप फाइबर की बॉडी होती है ग्लॉक वगैरह की, और इनकी और वेट वाइज जो अदरवाइज जो फौज के होते हैं उनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, कंपेरेटिव वेट ज़्यादा होता है ना उनका। हाँ। तो आपने बताया कमीशन का, और इन सब, कमीशन का पहला दिन कैसा था आपका जब कमीशन के यूनिट में गए? बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यूनिट में रिपोर्ट कर रही थी उस वक्त, मेरी रेजिमेंट जो थी मेरठ में थी। अच्छा। और हमारे एक ट्रेडिशंस, अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग ट्रेडिशन, मेरी यूनिट है जो वो 6 यूनिट है, खालसा पलटन, ओके ना, 62 मीडियम रेजिमेंट, और मेरे सीनियर सबल्टन एक लेफ्टिनेंट बेस्ट हो उस टाइम पे, वो मेरे को रिसीव करने पहुँचे हुए थे रेलवे स्टेशन पे। तो मैं रेलवे स्टेशन से, मेरे को लग रहा था कि जैसे मैं स्टेशन से बाहर निकलूँगा, कोई जिप्सी, कोई जीप, कोई बड़ा स्वागत होगा रिसीव करने आए होंगे। तो आर्मी में बड़ी अलग अलग ट्रेडिशंस होती हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप अपना सामान वगैरह जो है, तो मैं कहा कि सामान मैं ही उठाऊँ, कि हाँ और कौन उठाएगा? तो मैं कि उठा के, मैं कि मेरे को लगा कि भाई ऑफिसर हूँ तो शायद कोई लोग उठा के आप अपना सामान, अपना जो एक 1 टन खड़ी है, 1 टन एक हमारी फौजी गाड़ी होती थी, अच्छा, उसमें रखो, और यहाँ से आपकी मेस, उन्होंने डायरेक्शन बताई कि इस रास्ते से 3 किलोमीटर दूर है, मैं 1 टन लेके और वो जा रहा हूँ, आप अपना दौड़ते हुए पहुँच जाओ। तो ये आपका पहला दिन था। तो मेरे को दौड़ते हुए मैं गया, ढूंढता हुआ, तो मेस के बाहर जो संतरी था उसने रोक दिया कि अंदर क्यों जा रहे हो, आप कौन हो? मैंने कहा कि भैया मैं लेफ्टिनेंट सो एंड सो, सेकंड लेफ्टिनेंट, मेरी अभी पोस्टिंग हुई है यहाँ पर। कहता है कि रुको मैं पूछता हूँ। तो उसने तो पहले गेट पे ही रोक दिया मेरे को। फिर मैं अंदर गया, फिर अंदर जाने के बाद एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। तो हमारे यहाँ बोला कि फटाफट तैयार हो, आपको गुरुद्वारा जाना है। तो मैं तैयार हो गया अपने, तो गुरुद्वारा गए तो पगड़ी वगैरह, सरोपा, एक बिल्कुल कड़ा, वो पूरा एक सेरेमनी 6 यूनिट की हुई,
और साथ में ये बताया गया कि अब आपको यही पहनना है। मैं कि मेरे को तो पगड़ी बांधनी आती नहीं है, कि आप सीखो, है ना। तो मेरे साथ एक वहाँ पे बड़ी होता है, एक हेल्पर जो आपके मदद के लिए होता है फौज में। मैंने कहा साहब चिंता नहीं करना, मैं आपको पगड़ी वगैरह सब पहनवा दूँ। तो उसके बाद फिर वो सिख ही थे, सिख ही होता है, क्योंकि सिख पलटन में सारे जवान सिख होते हैं, तो मेरे वो हेल्प के लिए जवान सिख होंगे उसके अंदर, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो नॉन सिख होते हैं। अच्छा, ये हर जगह ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। तो सिख यूनिट में आपके ऑफिसर्स एक आध कोई हो, सिख तो हो। जैसे अगर जाट रेजिमेंट है तो कोई जरूरी नहीं कि ऑफिसर जाट होंगे, जनरली जाट होंगे। हाँ, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। क्या उसके पीछे रीजन ये है, इसको ये ट्रेडिशनली कम्युनिटी चेक के हिसाब से भी बनाया था कि अगर वो सिख ऑफिसर होगा तो हो सकता है कि वो पंजाब के किसी गांव से है और उसी के गांव में उसी के जवान भी हैं, तो एक शायद उसकी रिलेशनशिप में उसकी कमांड काम पे इम्पैक्ट पड़े, उसके कमांड कंट्रोल पे इम्पैक्ट पड़े, तो उससे तो उसके लिए आप नॉर्मली सिख रेजिमेंट्स में या सिख पलटनों में नॉन सिख ऑफिसर्स होते हैं, ये होता है बिल्कुल। और जैसे राजपूताना में है तो राजपूताना हाँ, उसमें चला जाएगा, राजपूत इसमें आएंगे, उसमें हो जाएगा, गुरखाज में नॉन गुरखा जाएंगे। जैसे मेरा सिख फ्रेंड है, वो गुरखाज में बड़े सीनियर लेवल पे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है, तो सिख है, और लेकिन वो है गुरखा रेजिमेंट के, गुरखा राइफल्स के। तो ये फौज में होता है कि जो आप जनरली जिस कास्ट के वो हैं तो आप उसमें नहीं जाते, आप दूसरे में जाते हो। ओके, सो अब अपन वापस रिटर्न आते हैं कि आप तो रेडी होके वहाँ पहुँच गए, तो उन्हें पगड़ी और वो पूरा कड़ा वो कहा कि भाई ये, और अब नेक्स्ट हुक्म मिला, वहाँ तो हुक्म मिलते हैं कि अब आप अपना सामान लेके मेस में नहीं रहेंगे, जहाँ जवान रहते हैं 15 दिन आप जवानों के साथ रहेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा कि ऑफिसर मेस में तो रहने का वो है कि आपका रूम वगैरह होता है, नहीं आपको जवानों के साथ रहना, और ये अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारे सेना में ऑफिसर बनने के बाद भी आपको 15 दिन तक 20 दिन तक जवानों की जो लाइन होती है जहाँ पर जवान रहते हैं उनके साथ आप रहते हैं। तो ये एक ही बार होता है? ये एक बार जब आप शुरू होकर कमीशन के टाइम पे अमूमन, है ना। वैसे तो आप साथ ही रहते हो। क्या है कि इंडियन आर्मी में एक यूनिक चीज़ होती है कि ऑफिसर्स लीड फ्रॉम फ्रंट, दैट इज़ अ लीडरशिप ट्रेट, कि आप सबसे पहले अपनी छाती पे गोली लेने के लिए तैयार होते हो, तो आपके जवान को आपके ऊपर भरोसा होता है कि यार मेरा साहब मेरे साथ आगे चल रहा है अटैक में, तो मैं क्यों पीछे हूँ। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आप उनके साथ लाइन में रहते हो, तो उनकी लाइफस्टाइल, उनके साथ दे लुक आफ्टर यू वेल, बट आप उनके साथ रहते हो, खेलते हो, उनका ही खाना खाते हो, मतलब उनका ही, मतलब जैसे उनका जो कुक हाउस होता है, लंगर होता है, लंगर बोलते हैं, तो वहीं से आपका खाना आता है, वही खाना आप खाते हो, ऑफिसर मैस का भी नहीं खाते हो। फिर आपकी 15 दिन के बाद डाइनिंग इन होती है। डाइनिंग इन तब आपको मानते हैं कि अच्छा नाउ यू आर वर्दी ऑफ बीइंग डाइन्ड इन द ऑफिसर्स मेस। तो उस दिन डाइनिंग इन में आपके कमांडिंग ऑफिसर्स आते हैं, सारे लेडीज ऑफिसर्स सब आते हैं, और पार्टी होती है। पार्टी सबके लिए होती है, लेकिन आपके लिए नहीं होती वो पार्टी। अच्छा। आपके ऑनर में होती है, पर आपके लिए नहीं होती है। और ये मत पूछो कि उस दिन आपका क्या हाल होता है। उस दिन आपका जो हाल होता है वो आप पूरी थोड़ा तो बताइए क्या होता है उस दिन। जब आप जाते हो तो आपका सीनियर सबाल्टर्न पहले ही आके आपको समझा जाता है कि भाई आप आज जो आपकी डाइनिंग इन होने वाली है, आप कुछ ऐसा खा लो, और ये चीज़ प्रिकॉशंस लेके रखना कि आपको इतनी ज़्यादा दारू पिलाई जाएगी उस दिन, पंच बनाकर सब ऊट पटांग चीज़ें, और लगातार, कि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े ना रह पाओ, है ना। और आपको रहना पड़ेगा आखिर तक, क्योंकि आप आखिर में आपको एक 2-3 मिनट का वो भी बोलना है, स्पीच भी बोलनी है। और पीने के बाद, भयंकर पीने के बाद, पीने के बाद नहीं, भयंकर पीने के बाद। और पैरास वगैरह में तो कुछ एक में ये ट्रेडिशन है कि आप दारू पीने के बाद ग्लास भी खाते हो, कांच का ग्लास काटना होता है उनको, ये फैक्ट है, ये मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये आप भी पैरा में थे ना? मैं पैराज में नहीं था, मैं एनएसजी में था। अच्छा। लेकिन पैराज में ये ट्रेडिशन है, जब पैराज में है तो जो पैरा की जो मेरून बेरे पहनते हैं, यू अर्न योर बेरे, और उसके बाद वो कुछ एक पलटनों में अभी भी मेंटेन करते हैं कि जब आपने ड्रिंक लिया, और ड्रिंक के बाद आपको कांच का ग्लास को बाइट करके खाना होता है। इमेजिन करो, खाना होता है, तोड़ना होता है, सिर्फ तोड़ना नहीं, सोलो करना है। हाँ, और जिंदा रहते हैं, कोई नहीं मरता, ये फैक्ट है।
आप गूगल करके देखना। ये मतलब ये मैं कुछ नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपके ऑडियंस के लिए बड़ी एक विचित्र चीज़ें हैं ये जो हमारे ये देखेंगे कि अच्छा सर ये क्या बोल रहे हैं कि ये फैक्ट है ये। तो पैरा कमांडोज में वो खाते हैं, उनका एक तरीका होता है, क्योंकि नॉर्मल आदमी आप मत ट्राई करना प्लीज़, कोई भी आप नहीं, कोई भी सुनने के बाद ट्राई मत करना ग्लास को खाना, क्योंकि वो मर जाएगा वैसे खाएगा तो। वो पैरा कमांडो ही पचा सकता है वो कांच को तो स्पेशल फोर्सेस के। तो ये फिर आपका देन फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स जब आपका डाइनिंग इन हो जाती है, सो यू आर पार्ट ऑफ द यूनिट। यूनिट का तो पहले से भी है, तो आपका रूटीन, आपको अपनी बैटरीज में जाकर अपने सीनियर्स जूनियर्स सबका इंट्रोडक्शंस और वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको रेजिमेंटल हिस्ट्री जो आपके यूनिट का इतिहास है उसको पढ़ना होता है, और फिर फाइनली आप यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए जाते हैं, वाईओस कोर्स बोला जाता है। ये पहला कोर्स होता है जिसको करने के बाद ही आप एक तरह से सक्षम माने जाते हो अपनी यूनिट में कुछ काम करने लिए। मतलब वो आपने 4 साल ट्रेनिंग करी फिर भी आप सक्षम नहीं हो, यू आर नॉट केपेबल टू हैंडल। उसके बाद भी आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, हाँ 6 महीने का, 2-3 दिन का नहीं है, 6 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद आपको मानते हैं कि आप आर्टिलरी की गन चला सकते हो या टैंक तो ये चला सिर्फ आर्टिलरी वाले डिपार्टमेंट में होता है? सब के लिए। क्या कराते हो उसके अंदर सर? पूरी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आईएमए में आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है जो इन्फेंट्री की जो है। क्या होता है मिलिट्री ट्रेनिंग का और उसमें डिफरेंस क्या होता है? मिलिट्री ट्रेनिंग में डिफरेंस ये है कि आपको जो एम्बुश, रेड, पेट्रोलिंग, हथियार, ट्रैवलिंग, ये कैंप्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर वहाँ पर आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे अगर आप आर्मर्ड कोर में हैं तो आर्मर्ड कोर में टैंक्स को हैंडल करना, क्योंकि आपको टैंक खाली ऑफिसर को ये नहीं है कि ऑफिसर बन गए तो उसके सारे ऑपरेशंस आने चाहिए। जैसे एक टैंक के अंदर एक ऑपरेटर है, एक गनर है, एक ड्राइवर है, तो सारी चीज़ें। सिमिलरली आर्टिलरी में एक तोप चलाने के लिए 6-7 जने होते हैं, तो कोई गन के अंदर गोला कर रहा है, कोई उसको लेइंग कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो सब चीज़ों के लिए है ना। और फिर आगे ऑब्जर्वेशन पोस्ट, तो वो पूरी ट्रेनिंग होती है उसमें वाईओस कोर्स में, तब जाके आप उस पर्टिकुलर आर्म के लिए लायक माने जाते हैं। तो उससे पहले तो आप नॉर्मल काम करते हो। तो जब आप की ज्वाइनिंग हुई तो आप आर्टिलरी में ही ज्वाइन किए? मेरे को आर्टिलरी में। तो आर्टिलरी के अंदर जब आप फायर करते हैं या कोई भी आपके पास टारगेट आता है, तो किस तरीके से आप टारगेट को, भाई जनरली गन से तो हमें दिख रहा है यहाँ पर है। हाँ, आर्टिलरी के अंदर आर्टिलरी में आपका टारगेट 30 किलोमीटर दूर हो सकता है, 20 किलोमीटर दूर हो सकता है। उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करके और टारगेट सेट करते हैं? मतलब हाँ। अगर ये चीज़ ओपन कर सकते हैं बिल्कुल तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। एक आप वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें आगे आपकी एक टीम होती है जिसको ओपी ऑफिसर कहते हैं, जो इन्फेंट्री के साथ होती है, जो अटैक कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वो आपको टारगेट बताते हैं रेडियो सेट के ऊपर, और फिर कैलकुलेशंस होती हैं, तो आपकी गन्स की बियरिंग, रेंज वगैरह लगाकर डायरेक्शन वो लगाते हैं। और आजकल मैं ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी पढ़ाई, बैलिस्टिक्स और काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे आपने बताया ना कि आपको अगर हम जैसे शूटिंग कर रहे हैं तो हमें साउंड, लाइट, कैमरे का ये कार्ड्स, ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें देखनी होती हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो, तभी आपका इवेंट ठीक होगा। तो सेम चीज़ वहाँ पर भी, सारी चीज़ें हवा का रुख से लेकर सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी, तभी आपका गोला टारगेट के ऊपर गिरेगा। तो जिस समय आप फायर करते हैं तो उस समय जो विंड की यहाँ तक कि विंड के साथ साथ रोटेशन ऑफ अर्थ, उससे भी फर्क पड़ जाता है। आपकी पृथ्वी घूम रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ और इम्पैक्ट होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ और इम्पैक्ट होते हैं। तो जब पृथ्वी घूम रही होती है तो आपका गोला आपने जहाँ टारगेट किया वो वहाँ से तो घूम के हिल गया उतनी देर में, वो हवा में, तो वो भी कैलकुलेट होता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। तो गोला जो अलग अलग लेयर्स में जाता है, तो हर एक लेयर, जैसे हम अभी ज़मीन पर हैं, 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो दूसरी हवा की परत होगी, और उसके ऊपर तो हवा की परतें चेंज हो जाती हैं, तो उसमें उस जो राउंड जाता है उसका टेक्निकल एस्पेक्ट। हाँ, तो अब यही तो कारगिल में दिक्कत आई थी कि ये आप जब फायर कर रहे थे तो वो टारगेट पे पहुंच ही नहीं रहे थे और टारगेट छोटे थे। तो फिर हमने बोफोर्स गन को बड़े डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया। हमने डायरेक्ट शूटिंग रोल में यूज़ किया उसको, और तब उनके हालत ख़राब करी। क्या होता है डायरेक्ट शूटिंग? डायरेक्ट शूटिंग में मतलब हमने उनको जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि ऐसे पैराबोलिक लेके जाता है, एक ट्रेजेक्ट्री बनाता है। एक तो डोम बनेगा, ट्रेजेक्ट्री बनती है। हाँ, और एक आपने डायरेक्ट, जैसे आप राइफल से शूट करते हो तो हमने निशाना लेके बंकर्स में मारना शुरू किया उनको।
तो उसके लिए तो आपको उस पर्टिकुलर वेपन को वहां तक लेके जाना पड़ा। हाँ, नजदीक लेके जाना पड़ा था कई जगह, नजदीक लेके गए हैं। हाँ, हम नजदीक लेके गए, पर आर्टिलरी में नजदीक भी काफी दूर हो सकता है आपके, मतलब 3-4-5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी नजदीक माना जाएगा। 2 किलोमीटर दूर देखते कैसे हैं आप, मतलब जनरली पूरी लगता है कि आप पूरी गनरी सबको सिखा दोगे, है ना। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल फीचर, इसलिए थोड़े हाँ, तो ये गनरी का एस्पेक्ट है, गनरी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायरिंग होती है। अच्छा, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि जितने केपेबल यूथ हैं एटलीस्ट अपने जीवन में जरूर ट्राई करें आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना। लाइफ बड़ी मज़ेदार है, और जो चीज़ जैसे कि अमूमन आप कह रहे हो ना कि आजकल के यूथ टैंक के साथ, हमारे भी कई चौराहे पे टैंक रखे हैं तो उसके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, कहीं हवाई जहाज रखा है हवाई जहाज के साथ सेल्फी खिंचाना। लेकिन अगर आप सेल्फी खिंचाने की जगह अगर मैं कहूँ क्या आपके पास ऑप्शन है कि वो टैंक आपका खुद का हो जाए या आपका फाइटर खुद का हो जाए? वो ऑप्शन है। अगर आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो वो टैंक आपका खुद का हो गया टैंक। अच्छा, टैंक असाइन हो जाता है क्या? टैंक हो गया आपका, आप ही करोगे, आपका ही असाइन टैंक है, आपका ही फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको आपको निकालना है, सुबह को उड़ाना है और फिर वाके खड़ा करना है, फिर लोग मेंटेन करेंगे। तो अगर आपको अपना ज़िंदगी में आप फाइटर प्लेन नहीं खरीद सकते, पर अगर लाइफ में फाइटर प्लेन खरीदना है या अपना करना है तो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करो। टैंक खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर आपको अपना करना है या तोप अपनी करनी है तो यू हैव टू ज्वाइन आर्म फोर्स। तो सर, जब आप आर्टिलरी में थे तो आपके अंडर एक पर्टिकुलर बैच आता था कि भाई इसमें 10 आर्टिलरी गन्स है या 15 हाँ, है, या आपको एक असाइन किया जाता था? जैसे एक रेजिमेंट के अंदर 18 होती हैं आर्टिलरी की गन्स। अच्छा। बैटरी में 6 आर्टिलरी की तोपें होती हैं। बैटरी क्या होता है? बैटरी मतलब एक छोटी, जैसे कंपनी बोलते हैं ना, तो शुरू में जब आप जाते हो तो आप बैटरी होती है आपके पास, और एक बटालियन में 3 बैटरी हैं, तो 18 गन्स होंगी। एक रेजिमेंट जैसे आर्मर्ड की टैंक्स की बात करें तो 45 टैंक होते हैं रेजिमेंट के पास। तो 45 टैंक हैं तो आप बहुत होते हैं 45 टैंक। तो एक आपके पास भी होगा, ऑफिसर तो बहुत थोड़े होते हैं, तो आपके कमांड में कुछ टैंक्स होते हैं। तो आप उनका आपको ही पूरा ही मैनेज करना है, मेंटेन करना है, आपको इंश्योर करना है कि वो युद्ध के लिए ऑपरेशनली रेडी रहे, कि जब लड़ाई होगी तो दुश्मन को 24/7, क्योंकि कस्टमर सर्विस बहुत ज़रूरी है। तो आपको तो हमारा जस्ट कारगिल वॉर से पहले एक इंसिडेंट था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया के अंदर। बिल्कुल। कुछ शेयर कर सकते हैं उसके बारे में आप? बिल्कुल, मैं उसके बारे में बहुत 2-3 अच्छी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बुद्धा है स्माइल्ड, एंड बुद्धा स्माइल्ड अगेन, इट हैपेंड इन द ईयर 1998। यस सर। और जब हमने मैं उस वक्त देवलाली में था। देवलाली इज़ द स्कूल ऑफ आर्टिलरी। ओके। और मेरे ही कुछ फ्रेंड्स पोखरन में भी इसके प्रिपरेशंस में थे, उनको भी नहीं पता था कि क्या होने, बेसिक आइडिया था, पर ये डेट और वो सब नहीं था जो कुछ आज पब्लिक डोमेन में है। बेसिक आइडिया था कि न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला है। ओके। क्योंकि हम वी आर गोइंग इन, बट ये नहीं पता था कि कब होगा, टाइम फ्रेम क्या है। इवन यूएस को भी और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कुछ आइडिया था कि शायद कुछ करने वाले हैं। अब हमने उनको कैसे फूल किया, हमने एक बड़ी सिंपल सी चीज़ रखी, बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स का मतलब ये है कि जो इतनी हम ये टेक्नोलॉजी है, हमने कहा कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ तक कि जो कम्युनिकेशन होता था, जैसे कि आप मेल भेजते हो या वो भेजते हो, तो उस टाइम पे सारा कम्युनिकेशन हैंड रिटन कम्युनिकेशन होता था, जो पोखरन में और साइंटिस्ट और डॉक्टर APJ और हाईएस्ट लेवल तक का कम्युनिकेशन, नथिंग वाज डन ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड मीडिया, है ना। तो एक तो ये तो वो उनको कुछ हैक ही नहीं कर पाए, वो पता ही नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, एक बड़ा लाइफस्टाइल हमारे साइंटिस्ट ने, ये आपको आइडिया भी होगा कि जो उनके जो स्पाई सैट्स थे, उनकी मूवमेंट को, उनकी ट्रेजेक्टरी की जो कहाँ ऑर्बिटल वो है, वो देखकर उन्होंने उस एक विंडोज़ क्रिएट करी थी कि जब भी काम करना है कि इस टाइम पे काम करेंगे, और दिन में उसको पूरा कवर करके। और वहाँ मेरे एक फ्रेंड हैं यहीं पे लोकल, आप कोटा के ही हैं, कभी आप चाहेंगे तो उनको बुलाएंगे, तो आर्मी में थे और वो उस वक्त वहाँ पे पोस्टेड थे। तो वो दिन में कहते हैं हम क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड के ऊपर। अच्छा। हाँ। और फिर जब वो रात का और वो टाइम होता था तो मेंटेन करना सही लो कि यहाँ पे वो होने वाला है, पर ये नहीं पता था कि कब किस दिन होगा। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल आया,
India was ready, and even America and the international community was surprised. Rest is all history. तो आपको जब ये पता लगा, जब ये आर्मी को पता लगा, तो आर्मी के क्या एक्सप्रेशंस थे? We felt very good. We felt very good. We are a nuclear state. क्योंकि उससे पहले जो हुआ था, जैसे मैंने कहा था, बुद्धा है स्माइल, जो 1973-74 में हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, वो बहुत एक कॉस्मेटिक कहेंगे या एक बहुत बेसिक लेवल का था. लेकिन जो ये 98 वाला हुआ, इसके बाद हमारी एक इंटरनेशनली ये हुआ कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं एंड अ स्ट्रॉन्ग कंट्री है. न्यूक्लियर पावर, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड इन वॉर. ये युद्ध के हथियार नहीं हैं. दे आर ओनली फॉर डेटरेंट पर्पस, यानी कि युद्ध रोकने के हथियार हैं. न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ पीस एंड नॉट वॉर. तो कोई सोचे कि मैं एटमी ताकत होने के बाद हम एटम बॉम्ब युद्ध में यूज़ करेंगे, गलत, बिल्कुल नहीं यूज़ होगा. तो जो यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो अटैक किया था, तो वो इज अ एक्ट ऑफ पीस. आप उसको, आई वुड कॉल इट एन एक्ट ऑफ पीस बिकॉज इट स्टॉप द वॉर. वॉर अगर खत्म नहीं होता तो उसके बाद नहीं होता. पर यस, सर्टेनली इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ पीस. दे आर वेपन्स ऑफ पीस व्हेन आई से. क्योंकि जब से आप देखो कि यूएसएसआर कोल्ड वॉर का पीरियड देखेंगे, तो कोल्ड वॉर में रशिया और यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध के चरम सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन युद्ध नहीं लड़ा. बिकॉज दोनों को पता था, एक बड़ी मैड, मैड जिसको हम पागल बोलते हैं, और ये जो युद्ध होगा, एटॉमिक युद्ध होगा, ये भी मैड की कैटेगरी में आता है. और मैड की फुल फॉर्म है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी कि पागलपना ही है कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा और तू भी मर जाएगा, बचेंगे कॉकरोच. आप कभी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से मिले? बिल्कुल. मेरा ये गुड फॉर्चून कि मैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ और फील्ड मार्शल करेप्पा दोनों से मिल चुका हूँ. ओके. फील्ड मार्शल मानेकशॉ से मैं 2003 और 4 एक साल आई वॉज देयर एट ए प्लेस कॉल्ड वेलिंगटन. हाँ, कुनूर, यूटी के पास वेलिंगटन एक जगह है, और वहीं पर वो रहते थे. और मैं स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, एक एलीट कोर्स होता है आर्मी का, वहीं पे ट्रेनिंग होती है उसकी 1 साल की. तो मैं वहाँ पर था 2003 और के टाइम पर, और हमारा बहुत ज़्यादा रूटीन में मिलना होता था. वो बहुत आते थे, और इतनी एज होने के बावजूद ही वॉज वेरी हैंडसम, वेरी एजाइल, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का ही था. और उससे मैं एक कदम आगे आपसे वो कहूँगा कि हर युवा को, अभी हाल में कुछ टाइम पहले एक पिक्चर आई थी सैम बहादुर, देखनी चाहिए. और ए वेल मेड मूवी, अच्छी मूवी है. उसमें हमें तो उनके सारे वो जो किस्से हैं और वो सब पढ़े थे और पता था. और कभी हम सैम बहादुर पे चर्चा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी उनके, बट ही वॉज ए लेजेंड, एंड ही लिव्ड एज ए लेजेंड एंड डाइड एज ए लेजेंड. तो वो उनका जो बात करने का तरीका था, वो बिल्कुल वो यंग मैन, और वो बिल्कुल उसी तरीके से बोलते थे. और वो ही वॉज ए चार्मर. लेडीज़, मतलब इतनी एज में लेडीज़ के साथ भी उनके जो बात करने का स्टाइल होता था, ऑफिसर्स के साथ भी होता था, बहुत ही फैंटास्टिक, फैबुलस. कुछ एक कन्वर्सेशन बता सकते हैं, कुछ अगर याद हो तो आपको सर के साथ? ये अच्छा, चलिए, एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका एक किस्सा बताता हूँ, जिसमें कि जब वो शायद कोर कमांडर थे, और एक नया ऑफिसर, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, स्टेशन में पोस्टिंग इन करके आता है. तो वो अपना वॉक कर रहे थे, तो नया ऑफिसर अपना सामान के साथ, एक किट बैग और एक ट्रंक के साथ अपने नए यूनिट को ढूंढ रहा था. तो वो चलते हुए आए, तो उन्होंने कहा था, यंग मैन, यू नीड सम हेल्प. तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कर दो. तो उन्हें एक बुढ़ा था, एक नॉट वेरी ओल्ड ऑल्सो, ही वॉज दिस थिंग, आइडेंटिफाई. तो उन्होंने उसको एक अपना बैग पकड़ा दिया, और अपना एक और वो लिया, और वो चले. तो फिर बात करते रहे, अच्छा यू कब कहाँ पोस्टिंग हुई, कि अच्छा यहाँ पे हुई पोस्टिंग, इस तरह करके उन्होंने बातचीत हुई. और जब उनकी लाइन में गए, उसने कहा थैंक यू, और उसने पूछा कि भाई आप करते क्या हो, उस ओल्ड मैन से. कहता है कि लुक एट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. कहता है
आई हेल्प आउट यंग ऑफिसर्स टू कैरी देयर लगेज व्हेन दे जॉइन द यूनिट। मैं आपके जैसे जो नए ऑफिसर्स आते हैं उनकी मदद करता हूँ सामान उठाने में, और जब थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं इस कोर को कमांड करता हूँ। बाकी टाइम में मैं, तो ही वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज कि कोर कमांडर और उनको ही इज़ हेल्पिंग आउट, तो ही सेड सॉरी सॉरी, ही सेड नो प्रॉब्लम। तो ही हैड सच ए वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। एक बार वो IIM में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वो कई बार जाते थे, तो वहाँ गए और उन्होंने इच्छा रखी कि मैं अपना जिस कमरे में मैं रहता हूँ उस कमरे को मैं देखना चाहता हूँ। जनरली एक होती है कि ऐसे कैडेट में जिस कमरे में, जेंटलमैन कैडेट जिस कमरे में रहा हूँ तो उसको देखूँ कि अभी कैसा है वो। तो कमांडेंट ने फटाफट मैसेज भेजा कि उनका कमरा तैयार कराओ और वो ताला वाला खोल के रखो, वो हम थोड़ी देर में, कमांडेंट इज ऑल्सो लेफ्टिनेंट जनरल, तो उनके साथ में फील्ड मार्शल को लेके आ रहा हूँ। पता तो होता है यूनिट्स IIM में भी कि भाई फील्ड मार्शल की विजिट है, तो वैसे तो सब तैयारी होती है, पर बाई चांस उस दिन जिसका वो कमरा था ये नहीं पता था, इट वॉज ए सरप्राइज मूव, तो वो कैडेट वो अपना लॉक करके गायब था। तो जब तक उसको बुलाते उसका इन लोगों की वो आ गए, तो कंपनी कमांडर जो थे उन्होंने कहा कि ताला फटाफट तोड़ो क्योंकि वो रूम देखेंगे। गाड़ी उनकी रुकी, स्टाफ कार वगैरह, वो उतर के आए कमांडेंट के साथ कि वो दैट्स माय रूम। तो ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज रूम। तो जैसे ही उन्होंने रूम खोला तो रूम में वो सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तो ही वॉज, तो एवरीबडी वॉज शॉक कि अब ये फील्ड मार्शल और कमांडेंट सब क्लास लेने वाले हैं सबकी कि भाई इतना फील्ड मार्शल आ रहे हैं। तो हिज सेंस ऑफ ह्यूमर वॉज सो गुड कि हाँ, नथिंग हैज चेंज सिंस देन, कि जैसा मैं रहता था वैसे ही अभी कोई रह रहा है। तो इस तरह से उन्होंने इसको बड़ा लाइटली लिया। तो उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी क्लासिक थी, अमेजिंग, एंड सच पीपल आर लेजेंड्स, एंड आई डोंट थिंक सो वील हैव अनदर सैम मानेकशॉ एवर। क्योंकि हम लोगों ने तो मूवी ही देखी है और मूवी को देख के इतना अट्रैक्ट हुए हैं उनकी पर्सनालिटी से, और हेड्स ऑफ है कि विकी कौशल ने जिस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया है हिमसेल्फ वेरी वेल। मेरा तो रिकमेंडेशन है कि हर एक जिसने नहीं देखी है जरूर एक बार देखो, तो ताकि पता चले उनके बारे में। तो अगर मिलिट्री मूवीज़ की बात करते हैं इंडिया में, तो ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको सबसे ज़्यादा अपने दिल को छुई है? इन रीसेंट टाइम्स ऑफ कोर्स सैम मानेकशॉ वाली, सैम बहादुर, अगर मिलिट्री मूवी। इवन उड़ी वो, उसमें भी विक्की कौशल ही थे शायद, yes, उन्होंने भी बहुत अच्छा वो किया था। और LOC भी अच्छी मूवी बनी थी, क्योंकि वो इसलिए छुई क्योंकि मैं खुद उसमें रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं जैसे हमने बातचीत करी कि मूवी में जो दर्शाया जाता है और रियलिटी में फ़र्क होता है, दैट इज़ ऑब्वियस। बॉर्डर अच्छी मूवी थी, और एक क्लासिक अगर कहें इंडियन उसमें प्रहार, उसमें बेलगांव की शूटिंग है, नाना पाटेकर ने एक्टिंग करी थी, और काफ़ी फ्लॉलेस मूवी बनाई थी उसमें बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर कमांडो कोर्स किया था, और वही चीज़ वैसी जैसी होती है, इवन डायलॉग्स, इवन ट्रेनिंग एरिया, बहुत क्लोज टू रियलिटी था। तो ये मूवीज़ हैं जो कि शायद जिसमें कि इंडियन आर्मी को अच्छे पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। कारगिल की वॉर ने आप में क्या चेंज किए, आप में क्या बदलाव आया उसके बाद? कारगिल की वॉर के बाद आई सॉ डेथ एंड लाइफ एट ए वेरी वेरी क्लोज क्वार्टर, और उसके आने के बाद एक चीज़ जरूर समझ में आई है, और ये सबको समझ में आनी चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं, और उस लिमिटेड टाइम में जो कुछ अचीव करना है कर लो। बाद में आप सोचते रहोगे, रिग्रेट करते रहोगे कि ये मैं नहीं कर पाया। जैसे कि आपने कहा कि मेरे को ये टेक्निकल सेटअप करना है, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस आपने यू वेंट अहेड विद दैट। तो जो भी आपने मन में सोचा है वो करना चाहिए, और मैं हर एक युवा को भी ये बोलता हूँ कि 3 चीज़ों पे काम करो। पहली चीज़, देश सर्वोपरि, नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए कि कंट्रीब्यूट नेशनल कैरेक्टर, जो जिसकी हम बात करते हैं, अगर हमारे देश में नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग होगी तो हमें अगले 50 साल 100 साल तक कहीं कोई खतरा नहीं है। और पर उसके लिए ये मानना ज़रूरी है कि आपको हर फील्ड, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, यू गिव योर बेस्ट टू योर एक्सीलेंस।
Okay, you don't have to join armed forces to serve the nation. You can serve the nation by being anything you do, but doing it right way. हम सब लोगों को ये एफर्ट डालना चाहिए कि वी शुड हैव मेक अ गुड सोसाइटी, यस, गुड प्लेस टू लिव. अब जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था. अब स्वच्छ भारत अभियान होने के बावजूद भी हम लोग इतनी छोटी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखते हैं कि हम अपने घर को सफाई करेंगे और बस, क्योंकि हम सोचते हैं अपना दायरा बड़ा करो, अपने घर के बाहर वो भी मेरा देश है, मेरा हिस्सा है. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ाओगे तो आई थिंक nobody can stop us and we'll make a fantastic society. So sir, thank you so much. आपने टाइम दिया and congratulations for the victory. It has been a 25th thank you very much anniversary of 25th anniversary of Operation Vijay, Kargil War. And hats off to all the soldiers who gave their life for this nation and allow us to take a breath in a free India. बिल्कुल. Thank you, sir. बिल्कुल. And salute to all the 527 martyrs as well as each one of the people, each soldier who was, and every citizen who was part of that Kargil war effort. Thank you very much and Jai Hind to everyone. होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा. इस पॉडकास्ट में हमने काफी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.